आरएसएस फॉर्म कैसे और कि उसकी इसकी नीड पड़ी? 1925 में शुरू हुआ था। जो यहाँ का समाज है, आई मी माई सेल्फ से बाहर निकल करके समाज के बारे में सोचेगा, जिससे देश दोबारा कभी गुलाम नहीं हो। तो ये करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो करें। हम लोगों ने ना बाहर से सुना है शाखा लगती है। बोले यार आपको ना ब्रेन वॉश करते हैं। शाखा कुछ नहीं है, एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है। किसी एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं और लास्ट में भारत माता की प्रार्थना करेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। एक तरफ अभी यूपी कांग्रेस के चीफ है अजय राय जी, उन्होंने रिसेंटली डिमांड किया है, लेटर भी लिखा है, बैन करवाओ आप आरएसएस को। आप बैन करके देख लो, हम तो चाहते हैं यार। जब भी एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं हुआ ना आरएसएस के लिए, तो उसमें आरएसएस का काम ज्यादा बढ़ा है। चलो ऐसा होता कि चलो हम कहते हैं कि भाई यार ये हिंदू राष्ट्र बन जाए, लेट्स से बन गया, फिर भी तो इंडिया डिवाइडेड है। भारत हिंदू राष्ट्र है और जब तक एक भी हिंदू जीवित है, ये हिंदू राष्ट्र। सर आरएसएस बीजेपी का पार्ट है, बीजेपी आरएसएस का पार्ट है। आरएसएस सर पहले तो थैंक यू सो मच इम्पैक्ट स्टोरीज पे आने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग यार। आपके यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, आपने मुझे बुलाया, मेरे लिए यही एक बहुत बड़ा है। नहीं सर, नहीं। सो मैं सर पहले तो आज तक मैंने भी दूर दूर से सर पढ़ा ही आरएसएस के बारे में, मुझे स्ट्रक्चर को समझना भी था और इस हमेशा इस बारे के शो को रखा भी। तो मुझे पहले जानना कि आरएसएस फॉर्म कैसे और कि उसकी इसकी नीड पड़ी। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो आरएसएस को, जिसको जनरली संघ बोलते हैं, संघ को संघ से नहीं जानते, मीडिया से जानते हैं। राइट। और ये अभी क्योंकि संघ का सेंटेनरी ईयर भी है, 100 साल पूरे हो गए हैं, तो इस कारण से लोगों के मन में संघ के विषय में, संघ के बारे में जानने के लिए थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी बढ़ी है। तो जैसे मैंने बोला कि 100 साल पूरे हो गए, तो इसका मतलब 100 साल पहले शुरू हुआ था बिल्कुल। 1925 में शुरू हुआ था। राइट। दशहरे वाले दिन, विजयदशमी के दिन शुरू हुआ था। करेक्ट। और नागपुर में शुरू हुआ था। अब नागपुर में उस समय एक डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार थे। बिल्कुल थे। उन्होंने ये शुरू किया था और वो क्वालिफाइड डॉक्टर थे उस समय में, 1925 में। और संघ शुरू करने से पहले, आरएसएस शुरू करने से पहले उन्होंने कांग्रेस में काम किया था। उससे पहले उन्होंने जो क्रांतिकारी थे, जो रेवोल्यूशनरी थे, उनका सेंटर था कैलकाटा। तो कैलकाटा में अनुशीलन समिति थी। उस अनुशीलन समिति में भी उन्होंने काम किया था। तो उस क्रांतिकारियों के साथ इन्वॉल्व रहे। उसके बाद उनको लगा कि यार ये क्रांतिकारियों वाला जो है, ये तो खुद को मार के सब करने वाला है, तो मर के कोई लड़ाई नहीं जीती जाती है, लड़ाई जीतनी है तो जिंदा रहना पड़ता है। तो फिर कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस के साथ काम करना शुरू किया। तो कांग्रेस की भी कथनी और करनी में बहुत फर्क था। वो मासिस को तो इन्वॉल्व करते थे, आओ लड़ो करो, और जो सारे लीडरशिप थी, नेता थे, वो अपने आप को अलूफ रख के थोड़ा बाहर रखते थे और वो सब करते थे। पर फिर 1921-22 के बाद कांग्रेस ने क्या कहना चाहिए उसको, कांग्रेस थोड़ा डेविएट हो गई। इससे पहले कांग्रेस जो है वो लाल बाल पाल चलाते थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये लोग चलाते थे। उसके बाद कांग्रेस में गांधी जी आ गए, नेहरू जी आ गए, तो उन्होंने अपीजमेंट चालू कर दी, जो बड़े डिबेटेबल फिगर्स भी, जो बहुत डिबेटेबल है। और ठीक है, उस समय में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया। डिबेटेबल वही वाली बात, डिबेटेबल है, किसी को आज भी, अभी भी हमें किसी को संघ अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, डिबेटेबल है। उनको लगा यार ये अपीजमेंट वगैरह बहुत चालू हो गया। फिर एक चीज उन्होंने और एनालाइज करी, उन्होंने एनालाइज किया यार कि पहले मुगल आए, उन्होंने 600-700 साल राज किया। 60-70 हजार अंग्रेज आए, व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके, और यहाँ के रूलर हो गए। और पता नहीं आज का वैल्यूएशन करें तो कितने ट्रिलियन डॉलर जो है वो उठा करके ले गए यहाँ से। तो बोला यार ये बार बार ऐसा क्यों होता है। हाँ। कि पहले कोई भी आता है, जैसे आप एक हिस्ट्री का एक ना बहुत छोटा सा एग्जांपल है बख्तियावर खिलजी का। अच्छा। बख्तियावर खिलजी 11 आदमी, 11 पीपल, टुक 11 पीपल अलोंग, और वो यहाँ
वेस्टर्न यूपी से लेके और जीतता हुआ पता नहीं कहाँ तक चला गया वो, तो 11 लोगों से उसने अपनी फौज बना ली साहब। तो उनको लगा यार ये क्यों होता है कि भाई कोई भी आता है और फिर आज मान लो लड़ाई लड़के करके सब अपनी बलिदान दे करके अंग्रेजों को भगा भी देंगे, तो कल क्या गारंटी है कि कोई और नहीं आके राज करने लग जाएगा। सही बात। भाई आप देखो ना, एक हाथी का बच्चा रहता है जो, उसको एक बहुत पतली रस्सी से एक बांध दो। खंबे के साथ, पेड़ के साथ बांध देते हैं, तो वो जब बड़ा भी हो जाता है, फुल ग्राउंड मेल भी हो जाता है जब वो, तो भी वो रस्सी नहीं तोड़ पाता, बिल्कुल क्योंकि उसकी नेचर में आ जाता है कि यार हो मेरे को तो, ब्यूटीफुल। मेरे तो वो है ही, तो नेचर में आ गया कि नहीं किसी की गुलामी करनी है। तो कैसे करेंगे, मतलब अंग्रेज चला जाएगा तो कोई और अंग्रेज आ जाएगा, अंग्रेज कोई पोर्चुगीज हो सकता है आ जाए, या कोई यहीं से कोई ऐसा एक ग्रुप खड़ा हो जाए जो रूल करने लग जाए। राइट। तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे दोबारा आजाद होने के बाद दोबारा गुलाम ना हो रहे, एक बार जब इंडिपेंडेंट हो जाए तो दोबारा फिर वो खत्म नहीं होगा इंडिपेंडेंस हमारी। तो वो क्या करेगा, तो वो तब होगा जब जो जो यहाँ का समाज है, यहाँ की जो सोसाइटी है, यहाँ का जो मूल समाज है, वो कॉन्शियस रहेगा, वो अपने आई मी माई सेल्फ से बाहर निकल करके वो समाज के बारे में सोचेगा, देश के बारे में सोचेगा। तब होगा कि यार अच्छा ये जो आ रहा है ना, तो तब ये होगा कि ये जो इम्पोर्टेड गुड्स आ रहे हैं, दे आर हर्टिंग आवर इकोनॉमी, तो लेट्स स्टॉप यूजिंग दीज इम्पोर्टेड गुड्स एंड लेट्स स्टार्ट यूजिंग दी स्वदेशी। जब उसको ये समझ में आना शुरू होगा, ऐसा समझ में आना शुरू होगा कि यार अंग्रेजी बोलने में इतनी महानता नहीं है, हमारे अपने देश में 16, 17, 18 भाषाएं तो शेड्यूल बिल्कुल 3 में, बिल्कुल तो वो भाषाओं में से भी 2 भाषाएं जानकर भी जीवन मतलब अच्छे से रहा जा सकता है। बिल्कुल। तो जब उसको अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भोजन, अपना भजन और अपना घूमना फिरना भी, भ्रमण भी अपना, क्या है, दिल्ली से निकले, फ्लाइट ली और स्विट्जरलैंड चले गए। हाँ तो यार स्विट्जरलैंड जैसा कुछ हमारे यहाँ भी है। हाँ तो हिमाचल में 2-3 स्पॉट्स हैं, राइट। मेघालय में नॉर्थ ईस्ट में जाओ आप, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल unexplored serene kind of locations, beauty which is not available in any part of the world. इन पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर पहाड़ भी हैं, जहाँ पर बर्फ गिरी रहती है 12 महीने, रेगिस्तान भी है जहाँ 12 महीने रेत है और यू कैन एंजॉय एनीथिंग। देन देयर आर प्लेसेस इन ड्यू साउथ जहाँ पे 6 महीने 8 महीने अच्छे से बारिश होती है। ऐसा कोई और देश नहीं है, मगर अपना देश नहीं घूमेंगे यूरोप जाएंगे। तो यूं मतलब आपको अपने देश के बारे में सोचने वाले लोगों को या पूरी सोसाइटी को अपने देश के बारे में सोचने वाला बनाना पड़ेगा। ये थॉट दिमाग में लेकर के संघ को बनाया, आरएसएस को बनाया। ओके। So from the day one, the planning was not to make an other organization within the society. The planning was to organize the society. ओके। पूरी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो पूरी सोसाइटी को जब ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा तो उसमें नेचुरली उसमें हिंदू भी आएंगे, उसमें मुसलमान भी आएंगे, उसमें सिख भी आएंगे, बाकी सब लोग भी आएंगे। जो अपने आप को इस देश का मानता है, जो मानता है ये मेरा देश है, यहाँ के जो पूर्वज थे वो मेरे पूर्वज है, यहाँ के जो क्या बोलना चाहिए, यहाँ की जो वैल्यूज थी वो मेरी वैल्यूज है, तो वो उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। हम उसको ऑर्गेनाइज करके देश दोबारा कभी गुलाम नहीं हो, एक ऐसा अरेंजमेंट बनाएंगे। ओके। सो दैट वाज द बेसिक थॉट बिहाइंड स्टार्टिंग दिस आरएसएस और दी संघ और दी आई मीन व्हाटएवर टुडे पीपल कॉल इट, राइट। तो उसका एक इतना था दिमाग में। अच्छा। और फिर 1925 में शुरू हुआ, दशहरे वाले दिन शुरू हुआ, विजयदशमी वाले दिन, और नागपुर से शुरू हुआ। तो वहां से संघ की शुरुआत। तो मतलब मैं इसे क्या समझूं, इसे कोर आइडियोलॉजी क्या समझूं इसकी? इसकी कोर आइडियोलॉजी ये है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे। ये जो भारत माता है ये रहनी चाहिए, हम रहे या ना रहे। तो ये कोर आइडियोलॉजी है। तो ये करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो करेंगे। अच्छा। संघ में जो सिखाते क्या है, मतलब मैंने देखा है शाखाएं लगती हैं। अब लोगों ने ना बाहर से सुना है शाखा लगती है, बोले यार आपको ना ब्रेन वॉश करते हैं, या आउटर वर्ल्ड का जो ये है ना मेरा कि भाई उधर सीक्रेट है। हाँ, कि आप हिंदू हो बट आप कट्टर हिंदू हो जाओगे, इसमें कोई फर्क है? हाँ बहुत फर्क है।
दोनों तीनों चीजें हैं। देखो डॉक्टर साहब ने एक चीज आइडेंटिफाई करी, डॉक्टर हेडगेवार, उन्होंने ये चीज आइडेंटिफाई करी कि किसी भी बच्चे को के लाइफ में कुछ मॉरल वैल्यूज अगर आपने देनी है या संस्कार जिसको हम बोलते हैं वो संस्कार देने हैं, तो उसके 3 फील्ड हो सकते हैं जहां पर आप दे सकते हैं। पहला तो उसका घर, घर से ही मिलता है पहला संस्कार, पहली गुरु माँ होती है, पहले संस्कार तो वही Correct. करती है और हमारे यहाँ तो देती है। करेक्ट दूसरा उसका स्कूल, स्कूल से संस्कार मिलते हैं क्योंकि 24 में से 8 घंटे बच्चा स्कूल में बिताता है। करेक्ट तीसरा उसका प्लेग्राउंड, जहाँ पर वो खेलेगा, क्योंकि खेलने से भी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है, एक दूसरे को साथ लेकर चलना, कंपटीशन, कम्पिटिटिवनेस, वो सारी चीजें भी आती हैं, प्लस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना टीम गेम में, वो भी वहां से आता है। तो उन्होंने ये 3 चीजें आइडेंटिफाई करी। उनको लगा यार अगर किसी के घर पे जाएंगे, वो भी तो बहुत सारे लोग एक्सेस ही नहीं देंगे अपने घर पे, क्यों एक्सेस देंगे? स्कूल में जा नहीं सकते क्योंकि स्कूल का एक करिकुलम है, और उस समय में तो स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा ये अंग्रेज तय करता था, अंग्रेज डिसाइड करता था। ब्रिटिश रास्ता तो ब्रिटिश राज था, तो वही ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश राज था, तो वही तय करते थे। तो उनको लगा यार ये खेल का मैदान है, क्योंकि बच्चा स्कूल से आ गया, घर पे अपना बैग रखा, कुछ पढ़ा बड़ा होगा नहीं होगा, उसके बाद वो खेल के मैदान में जाएगा, तो खेलेगा वहां जाके। क्रिकेट बहुत ज्यादा चलती नहीं थी, फुटबॉल चलती नहीं थी बहुत ज्यादा, फुटबॉल वगैरह थोड़ा थोड़ा चलनी शुरू होती, मगर ये था कि हाँ ग्राउंड में जाकर के सब अपने वो इंडिजिनाइज्ड स्वदेशी खेलते, वो तो यहाँ से पकड़ सकते हैं बच्चे हुए, तो क्या पकड़ सकते हैं? अच्छा, ये तो जिमिंग तो अब शुरू, उस समय तो जिम भी नहीं, अखाड़े होते थे यार, व्यायामशाला होती थी, अखाड़ा होता था, तो व्यायामशाला से कर सकते हैं और स्पोर्ट्स के मैदान से कर सकते हैं, खेल के मैदान से कर सकते हैं। तो फिर वहां से शाखा का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, इवॉल्व होता है, डेवलप नहीं होता, इवॉल्व होता है, क्योंकि उससे पहले ऐसी कोई पद्धति थी नहीं। अगर कोई व्यायामशाला में जा रहा है या अखाड़े में जा रहा है, तो वो केवल शरीर बना रहा है और वापिस आ रहा है, कुश्ती उश्ती लड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है। उस समय वो कुश्ती के बड़े सारे दंगल वंगल ये वो सब होते थे। हाँ। खेल में कबड्डी होती थी, खो होती थी, खो खो होती थी, ये सब खेलते थे। अगर महाराष्ट्र में देखो तो आट्या पाट्या करके गेम होती थी, वो लोग खेलते थे। एक ना लेजियम खूब चलता था, लेजियम अभी भी चलता है महाराष्ट्र में। तो उनको लगा यार ये सारी चीजें सिखाते सिखाते इसी में से अपन एक ये सिखा देंगे कि भाई ये अपना देश है, ये अपनी मिट्टी है, अपने देश को अभी अंग्रेज राज कर रहा है, अंग्रेज को निकालना है, अंग्रेज के जाने के बाद एक ऐसा समाज बनाना है, एक ऐसी सोसाइटी बनाना है जो इस देश के बारे में सोचेगा, भारत माता के बारे में सोचेगा, और इस देश को आगे कैसे बढ़े, दोबारा गुलाम ना हो, इसके बारे में सोचेगी। तो वहां से फिर आरएसएस की ये शाखा का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आया। वो कुछ उन्होंने खेल, कुछ स्पोर्ट्स बना लिए जो बिना किसी भी रिसोर्सेज के खेली जा सकती हो, क्योंकि रिसोर्स इकट्ठे करने पड़ेंगे तो पैसे चाहिए होंगे, पैसे तो है नहीं ऑर्गेनाइजेशन के पास। नई ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर साहब जो है वो एक एक्सट्रीम पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। राइट। तो भाई अब कहाँ, मतलब हालत ऐसी थी कि सामने से कोई चाय पीने के लिए अगर घर के अंदर आ गया तो घर में पानी के अलावा कुछ नहीं है, तो दूध, चाय पत्ती और चीनी तीनों पिछले दरवाजे से जाकर के पड़ोसी से मांग करके लाएंगे तो चाय बनेगी, चाय पिला करके उसको भेजेंगे, ऐसी घर की पोजीशन थी। तो फिर बिना रिसोर्सेज की जो गेम्स हो सकती है वो वाली गेम्स करेंगे। तो फिर वो गेम्स शुरू हुई धीरे धीरे। पहले तो था कि महीने में एक बार आएंगे, महीने में एक बार आकर के खेलेंगे, थोड़ी देर बातचीत करेंगे, अपना जो जो पिछले 20-25 दिन में जो मेजर इंसिडेंट्स हुई हैं उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, थोड़ा जो उस समय देश की जो परिस्थिति थी या देश की जो उस समय सिचुएशन थी, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन कर लेंगे, और उसके बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। फिर लगा नहीं यार ये एक मंथ तो बहुत लंबा हो जाता है, इसको एक वीक कर लेते हैं, वीकली मीटिंग कर लेते हैं। फिर वीकली से लगा नहीं, वीकली से भी 6 दिन में तो मतलब आपने 7 दिन में 1 घंटा 2 घंटा दिया तो उसका इम्पैक्ट 7 दिन कैसे रहेगा? तो यार इसको फिर डेली शाखा करते हैं। तो फिर वहां से फिर वो डेली शाखा आई। शाखा कुछ नहीं है, एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है, थोड़ी सी गेम्स और थोड़ा सा ये एक्सरसाइज ये सब सिखाया जाता है, थोड़ा सा मार्चिंग वार्चिंग डिसिप्लिन के लिए चाहिए तो थोड़ा मार्चिंग वार्चिंग सिखाई जाती है, और फिर एक आखिर में 10-15 मिनट 20 मिनट एक किसी एक टॉपिक पे थोड़ा आपस में डिस्कशन करते हैं, और वो सोसाइटियल कोई भी सब्जेक्ट जो उस समय कंटेम्प्रेरी है उस पे एक डिस्कशन कर लेते हैं आपस में, और कोई एक जो भी हेड रहेगा उस शाखा का वो उसके बारे में थोड़ा पढ़ के आएगा, करके आएगा, थोड़ा सा बता देगा, सिर्फ इतना, और लास्ट में भारत माता की प्रार्थना करेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। अब यहाँ जो 1 घंटे में सीखा है, 23 घंटा इसको अपने जीवन में उतारना है। ओके। सो जो शाखा में ये जो लोग आते हैं वॉलंटियर्स, इनको स्वयंसेवक कहते हैं। तो ये जो स्वयंसेवक शाखा में आ रहा है, इसको 1 घंटे में जो उसने सीखा
23 घंटे उसको अपने जीवन में उतार के अपना जीवन वैसे ही बना, हाँ। वैसा बनाने का प्रयास करना है जिससे वो अपने परिवार के बारे में सोचे। परिवार के बारे अभी तो परिवार की डेफिनेशन भी चेंज हो गई। परिवार तो हो गया मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे, से उतना ही परिवार नहीं है ना। तो वो जो हमारे यहाँ पर एक वो जॉइंट फैमिली का जो एक कॉन्सेप्ट था, एक बड़ी फैमिली का जो कॉन्सेप्ट, राइट, बच्चे माता पिता के साथ रहते थे और आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते थे, एक कंपैशन सीखते थे, एक आपस में एक कोऑपरेशन सीखते थे, बाकी जो सारी चीजें सीखते थे। तो मैं उसके बारे में सोचना शुरू करूं और उसके बाद उससे बाहर निकल के सोसाइटी के बारे में सोचना शुरू करूं। अभी एक देखो क्या है, मतलब कितनी बड़ी आयरनी है, हम सब अपना घर एकदम साफ रखते हैं, झाड़ू लगाओ, सुबह झाड़ू लगेगा, दिन में पोछा, डस्टिंग, ये वो सब, एवरीथिंग विल हैपन। करेंगे क्या, वो सारा कूड़ा इकट्ठा करेंगे, अपने घर के बाहर डाल देंगे, पड़ोसी के घर के आगे गिर जाएगा, रोड पे चला जाएगा, हवा चलेगी, वापस आ जाएगा, फिर अगले दिन। तो मैं ये कर सकता हूँ क्या कि मैं उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करूंगा? इतना सोच सकता हूँ क्या सोसाइटी के बारे में? सिर्फ इतना कि मैंने जहाँ गाड़ी पार्क करी है, मेरी कार पार्क करने से किसी और को डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा। मैं इतना सोच लूंगा कि मैं सिर्फ इतना सोच लूंगा क्या कि मैं एसी 16 डिग्री पे चलाता हूँ और कंबल लेके सोता हूँ, तो मैं इसको 22, 23, 24 डिग्री पे, थोड़ा गर्मी भी कम होगी, 2 घंटे चला करके इसको बंद कर सकता हूँ, ताकि मेरे को बाद में कंबल ना लेना पड़े, या एक मोटी ब्लैंकेट लेकर के ना सोना पड़े, या क्विल्ट लेके ना सोना पड़े। तो उससे क्या होगा, उससे जो बाकी सोसाइटी है, उस सोसाइटी को गर्मी का थोड़ा जो वो है परसेंटेज, वो थोड़ा कम हो जाएगा। जो अभी वो ओजोन की ज़्यादा इतनी चिंता कर रहे हैं लोग, मैं थोड़ा थोड़ा सोसाइटी के बारे में सोच सकता है। तो फिर उसको वहां तक लेकर के जाना, उस लेवल तक उसको धीरे धीरे करके करना। फिर जब ऐसा सोचने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे, अब हम क्या करते हैं, देखो हम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, हाँ। वहां के रूल्स को 100% टू दी टी जो है उसको फॉलो करते हैं। करेक्ट। रोड पे कुछ कूड़ा नहीं फेंकेंगे, गाड़ी एकदम जिस डायरेक्शन में उसका मतलब फेस करके गाड़ी पार्क करनी है वैसे करके करेंगे। एकदम से रेड लाइट आएगी तो वहीं एकदम ब्रेक, यहाँ क्यों नहीं कर सकते? तो ये अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना, अपने एग्जाम्पल से लोगों को बताना, दिखाना, समझाना। और अगर जहां कोई मान सके, जबरदस्ती तो कोई किसी को कर सकता है, अपने बच्चे को नहीं कर सकता जबरदस्ती से, वो भी नहीं सुनता आपकी बात पे। तो आप उसको अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, अपने लाइफ से, अपने लाइफस्टाइल से आप उसको बता सकते हो क्या? अब देखो एक बात और, हम सब कहते हैं अरे यार पानी खराब नहीं करना चाहिए, पानी खराब नहीं करना चाहिए, और क्या करते हैं, एसी चलाते हैं, एसी का पानी ड्रेन, और वो बेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर है, वो प्यूरिफाइड। आप सबके घर में आरओ लग गए, हम सबके घर में आरओ चलता है, कब पानी जितना आरओ फिल्टर पानी करता है उसका 5 टाइम्स वो खराब करता है, उसको उसको वो ड्रेन करता है। तो उस पानी का कोई यूज हो सकता है क्या? हम सोचते ही नहीं इस बारे में। और फिर कहते हैं यार ये तो सिविक अथॉरिटीज की वो है ना, प्रॉब्लम है ना, कि हमें पानी प्रोवाइड करे। घर में कोई मेहमान आता है, हम इतना बड़ा गिलास पानी का भर के रख देते हैं, वो 2 सिप लेता है, छोड़ देता है, वो वेस्ट हो जाता है। आपने 1 गिलास पानी अगर वेस्ट किया तो उसको 1 गिलास प्यूरिफाइड पानी निकालने के लिए 1 लीटर पानी ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है। तो वो जो 1 लीटर पानी वेस्ट हुआ था, उसमें से ये उस 1 गिलास पानी आया था, और आपने 2 सिप से उसको भी दैट हैव आल्सो गॉन डाउन द ड्रेन लिटरली। तो मैं अपने उससे, अपने अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से, अपने लाइफस्टाइल से अपने 2, 3, 4 लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ क्या, कि यार क्या हो गया, मान लो आपके घर में कोई मेहमान आया, कोई आपके घर में कोई गेस्ट आया, आपने उसको बड़े गिलास में आधा पानी भी दिया, तो वो बुरा मान जाएगा कि इनके घर में पानी नहीं है यार, वो पी लेगा आधा, अगर वो पूरा पी ले तो अपन उतना और डाल देंगे, उसमें वेस्ट तो नहीं होगा। नहीं तो वो आधा गिलास 2 सिप पिएगा, उतने में कोई कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी, कोई चाय आ जाएगी, कुछ आ जाएगी, वो पानी खत्म। वो सो कैन वी थिंक, कैन वी डू समथिंग अबाउट दी सोसाइटी विच इज अदरवाइज नो इग्नोर्ड? तो धीरे धीरे वो 1 घंटे की शाखा से ये छोटी 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 बातें सीखना, और इसको अपनी लाइफ में लेकर के आना, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, अपना लाइफस्टाइल उसके हिसाब से चेंज करना, और प्रोबेबली कोशिश करना कि दूसरे लोग अपने 1 साल में अपने जैसा एक आदमी और खड़ा कर देना, ओके, जो ये करे। चलो आप कह रहे हो कि वो मॉरल और सिविक वैल्यूज को सिखाता है, मॉरल और सिविक वैल्यूज सिखाता है ना?
तो सर फिर लठ मारना क्यों सिखाता है? लट्ठे चलाना, वो चलाना, ट्रेनिंग डिसिप्लिन के लिए सिखाता है। सिंपल, जैसा कोई भी आपका नेक्स्ट डोर नेबर है, हम भी वैसे ही आपके नेबर है। कोई आर्म्स वार्म्स नहीं सिखाते। हम व्यक्ति का मन ऐसा तैयार करते हैं कि वो इस सोसाइटी के लिए कुछ भी करेगा, जो जरूरत पड़ेगी वो कहेगा। ओके। अब आपको मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल हाँ। देता हूँ। आपके मोहल्ले में हाँ। या मेरे मोहल्ले में कोई एक आदमी है जो बदमाश है। मैं ये एग्जांपल में बहुत सारे लोगों को देखा Correct. ये वाला, Correct. वो बदमाश है। हाँ। और 99 लोग जो है ना वो अच्छे हैं। मगर ये जो एक बदमाश है ना, इसकी सुनती है, इसकी चलती है, इसकी सब सुनते हैं, इससे लोग डरते हैं। हम्म। तो हम्म। कभी जब ये आपको अपना टारगेट बनाएगा, तब तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि 99 में से एक वो हो गया, एक मैं हो गया, बाकी 98 मेरे को सपोर्ट करेंगे। मगर वो जो 97th पे अटैक करेगा, हाँ। तो तब आप उसको सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे? करेक्ट। तो जब आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, जब या इसको, ये जो एलिमेंट है जो पूरी सोसाइटी को खराब कर रहा है, हाँ। जब इसको आपको काउंटर करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए। अब जो हम लाठी चलाने सिखाते हैं, वो लाठी कोई आदमी 24 घंटे साथ लेकर थोड़ी नहीं घूमता है। मगर उसका मन ऐसा बना देते हैं उससे कि अगर जरूरत पड़ेगी तो चला भी सकता है। तो चला भी सकता है। अच्छा। समाज में हमेशा से अच्छे लोग ज्यादा होते हैं, मगर उन अच्छे लोगों की आप वो जो आजकल वो टीवी पे वो न्यूज आती है ना, फास्ट 100, 200, 300, न्यूज। इसमें अच्छी खबरें कितनी सुनते हो आप? उसमें ऐसे ही सुनते हो, उसने उसको मार दिया, वो गाड़ी में डकैती, वो रोक के रास्ते में लूट लिया, वो चेन स्नैचिंग हो गई, वो मर्डर हो गया, वो लेडी ने वो अपने वो क्या आजकल तो इतना वो लिव इन रिलेशन और इस सब का जो सब वो आता है, उसमें लिव इन रिलेशन में रहती थी, उसने अपने Husband. दूसरे दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ मिलके पहले, ये खबरें छपती है ना। करेक्ट। इतने सारे लोग और बुरे लोगों के ऊपर समाज तो नहीं चलता, समाज तो अच्छे लोगों से चलता, Correct. सोसाइटी तो अच्छे लोगों से ही चलती है, करेक्ट। उन अच्छे लोगों की खबर तो नहीं छपती। राइट। तो इस बुरे को काउंटर करने के लिए अच्छों को भी तो खड़े होना पड़ेगा, पॉइंट। और इनको काउंटर करने के लिए आपको वैसी स्ट्रेंथ भी चाहिए होगी। हाँ। तो इसलिए आपको आपका मन तो तैयार होना चाहिए। वैसे भी देखो, हाँ। किसी भी लड़ाई में, किसी भी युद्ध में, किसी भी स्ट्रगल में बंदूक थोड़ी ना लड़ती है, आदमी थोड़ी ना लड़ता है, आदमी का मन लड़ता है। तो वो अंग्रेजी में कहावत भी है, इट इज नॉट दैट क्या गन दैट फाइट्स, इट इज नॉट द पर्सन दैट इज होल्डिंग द गन दैट विल फाइट, इट इज द सोल ऑफ द पर्सन और द हार्ट ऑफ द पर्सन विच फाइट्स। तो वो अभी मैं ना, हम लोग देखो, अपन लोग तो रिफ्यूजी हैं, रावलपिंडी में रहते थे, 47 में पार्टीशन। पार्टीशन हो गया, हमें मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। उसका भी एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा। बताऊंगा। 1929 में मेरे दादाजी, 1929, माय फादर वाज अ स्टेशन मास्टर हियर इन दिल्ली, इन दया बस्ती का एक स्टेशन है, वहाँ पे स्टेशन मास्टर थे। तो वो स्टेशन मास्टर थे वहाँ पे, तो कैश सैलरी आया करती थी उन दिनों में। दया बस्ती एंड द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस वाज ओल्ड दिल्ली GPO, विच इज कश्मीरी गेट, अबाउट 6-7 किलोमीटर्स। तो साइकिल पे यहाँ से अपनी सैलरी लेकर के 7 किलोमीटर दूर अपने GPO में वो सैलरी जमा कराने के लिए गए हुए थे, लाइन में लगे हुए थे, लाइन लगती थी। पीछे कोई खड़ा था, तो वो एक वो होगा अकाउंट होल्डर भी। उसने कहा, लाला जी ये पैसे खाते नहीं क्यों जमा करवा रहे हो? अच्छा। बोला, यार तनख्वाह है मेरी यार, हाँ। जमा करवा रहा हूँ मैं। हाँ। बोले, नहीं, अंग्रेज ना कनॉट प्लेस में आ रहा है, यहाँ 25 पैसे गज जमीन मिल रही है, अच्छा। तो आप वहां पे जमीन ले लो यार। कहता, हमारे दादाजी उसको नहीं बताया हमें, उन्होंने कहा कि मैंने उसको बोला कि हम ना रावी के किनारे रहते हैं, हमारा गांव था वो रावी नदी के किनारे था, जन्नत है, वो छोड़ के यहाँ दिल्ली की गर्मी में सड़ने कौन आएगा? दिल्ली उस टाइम तक बहुत छोटी सी दिल्ली थी, छोटी दिल्ली थी। और अंग्रेजों ने जब ये लुटियंस जोन बनाया, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए जमीन यहाँ की इतनी खराब थी कि कीकर के अलावा कुछ नहीं उग सकता था। अभी भी आप रिज रोड देखोगे, जो दिल्ली का रिज है, उसमें मैक्सिमम कीकर है, और कोई पेड़ नहीं है, क्योंकि इतनी रॉकी थी, रॉकी जमीन थी ना, अरावली पे बसा हुआ है, तो रॉकी लैंड था ये सारा। तो मैंने बोला, यार यहाँ सड़ने के लिए कौन आएगा? तो वो उस लुटियन जोन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो रिज रोड बनाया था पूरा कीकर का, और कीकर इज दी माने रफेस्ट, और वो तो मतलब वैसा था। तो हम तो रिफ्यूजी हैं, हम तो वहां से यहाँ पर रहने के लिए आए। वो हिस्सा जो छूटा हमारे से,
उसकी भी एक बहुत लॉन्ग स्टोरी है उसकी। द ओनली फैक्टर विच वाज इफेक्टिव दैट पॉइंट इन टाइम वाज वो थोड़ा रिलीजियस कन्वर्जन हो गया वहाँ बहुत ज़्यादा, और मुस्लिम ब्रदरहुड और ये सारी जो चीज़ें हैं उसके कारण से वहाँ से छोड़ करके यहाँ पर आना पड़ा, और यहाँ पर आकर के वही जीरो से सबने स्क्रैच से और जीरो से सबने अपनी लाइफ शुरू करी। और उसी से अपन, क्योंकि वहाँ से जब आना था निकल करके, तो जो संघ के लोग थे, जो आरएसएस के लोग थे, उन्होंने बहुत हेल्प करी वहाँ उस समय यहाँ पर लेकर के आने में। और बाद में बहुत सारी फिल्म्स बनी ऐसे, जिसमें भी लेटेस्ट फिल्म वो भाग मिल्खा भाग बनी, उसमें दिखाया है राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने कि आरएसएस के लोग जो है वो कैंप्स लगा करके, और तो वो टू थिंक अबाउट द सोसाइटी वाला जो कॉन्सेप्ट था, तो वो दैट वाज फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन दैट थिंक अबाउट द सोसाइटी वाज इन एक्शन, कि भाई वो एक्शन में आया वहां पर दिखा, लोगों ने अपने घर बार छोड़ करके, अपनी चिंता ना करके, जो कुछ संघ के स्वयंसेवक थे वो तो 48 में वहां से वापस आए, जब सब लोगों को वहां से निकाल लिया कर लिया, उसके बाद भी वहां से वापस आए जनवरी फरवरी 48 में भी। तो वो जो कुछ 12-14 लोगों को लेकर के नागपुर में जो पहली शाखा शुरू की थी, जिसमें ये सोचा था कि इन बच्चों से टू थिंक अबाउट द सोसाइटी, टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, टू पे बैक टू द सोसाइटी, ये कॉन्सेप्ट शुरू करवाएंगे। तो उन्होंने वो जो उसमें वहां पर जो सीखा, उसका जो एक्शन हुआ वो पहली बार यहाँ 47 में जो सबको दिखा। मतलब उसके पहले लोकल लेवल पे वो बहुत सारे ऐसे काम करते रहे होंगे, करते ही रहे, बट दैट वाज फर्स्ट टाइम व्हेन इट वाज सीन इन एक्शन। आइडियोलॉजी आरएसएस कहती है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, है ना, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर होना चाहिए। तो जब हम सबकी बात करते हैं, सब में कौन कौन आता है? हमारा ये मानना है कि ये हिंदू जो है ना, ये पूजा पद्धति या धर्म नहीं है, अच्छा, वही एक्सप्लेन, ये रिलीजन नहीं है, वही धर्म नहीं, एक्सप्लेन, बिल्कुल। ये रिलीजन नहीं है। रिलीजन और धर्म अलग अलग है। ओके, धर्म है संस्कृत में जिसको बोलते हैं धार्यते इति धर्म। वो क्या होता है, वो क्या है कि सूर्य का धर्म क्या है, सूरज का धर्म है रोज सुबह उगना और पूरे रोशनी देना, बिल्कुल। ठीक है। एनर्जी का धर्म क्या है, फ्रॉम हायर टू लोअर, ठीक है। पानी का धर्म क्या है, ऊपर से नीचे, पानी को नीचे से ऊपर भेजना पड़ेगा तो जोर लगाना पड़ेगा, ऊपर से नीचे भेजेंगे तो ये धर्म है, राइट। और रिलीजन क्या है, रिलीजन है वन बुक, एक उसका प्रोपोगेटर जिसने वो शुरू किया और उसके फॉलोअर। आप मेरे को बताओ इस डेफिनेशन में हिंदू रिलीजन कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। कोई एक किताब बताओ जिसको सारे हिंदू मानते हो। वो कहते हैं मैं गीता मान रहा हूँ, मैं रामायण मानता हूँ, मैं पुराण मानता हूँ। आर्य समाजी वेदों से बाहर नहीं जाते। वैष्णव और शैवों की बात करें, वैष्णव और शैवों की बात बिल्कुल, वो तो बिल्कुल ही, मतलब सनातन के अंदर भी बहुत छोटा एक वैष्णव और एक शैव। बिल्कुल। आप उत्तर भारत में हनुमान जी दूसरे हैं, दक्षिण भारत में हनुमान जी दूसरे हैं, और फिर दूसरा क्या है, एक ही परिवार में एक ही 4 लोग हैं, हम्म। मदर फादर है और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है, ये मान लेते हैं। मदर तो जो है वो सारे व्रत, सारे त्योहार और सारे वो करेगी, वो उसकी जो इष्ट है वो दुर्गा माता भी हो सकती है, भगवान कृष्ण भी हो सकते हैं, करेक्ट, दोनों हो सकते हैं। पिता जो है उसको जनरली काम धंधे के कारण से टाइम नहीं मिलता, तो वो बस मंदिर के बाहर से निकल के ऐसे करके, उनको ये भी नहीं पता अंदर किसके किसके चित्र बड़े हैं, वो निकल जाते हैं। बेटा जो है वो जिमिंग करता है तो वो हनुमान जी को मानता है, बेटी जो है वो सोमवार के व्रत रखती है, वो शिव को मानती है। तो हमारे यहाँ तो डाइवर्स है, मतलब इतना कुछ एक ही घर में, इससे ज्यादा सेकुलर क्या होगा? जब हम इतने लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं, और हम उसको भी एकोमोडेट कर लेते हैं, किसको, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम वगैरह। एक चरवाक ऋषि हुए हमारे यहाँ पे, वो चरवाक ऋषि का क्या कहना था, वो जो ईस्ट का कॉन्सेप्ट है ना, वो वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, वो कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उधार लो और घी पियो। मतलब ये भी अच्छा है कि उसने शराब पीने को नहीं बोला कि उधार लो और शराब दारू पियो, उन्होंने कहा उधार लो और घी भी, बिल्कुल। कल को मर जाओगे तो उसके बाद क्या जीवन है? करेक्ट। तो वो भी हमारे यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। शैव और वैष्णव तो है ही है। वही हरिद्वार है जिसको हरिद्वार बोलते हैं और उसको हरिद्वार भी बोलते हैं। हर इसलिए कि शंकर का, हरि इसलिए कि विष्णु का है। और फिर अगर इतने सारे लोगों को हम साथ लेके चल सकते हैं, तो फिर कोई एक कुरान को मानने वाला या कोई एक बाइबल को मानने वाले को लेकर के क्यों नहीं चल सकते? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। और दूसरा, ये जो हिंदू शब्द है,
दिस इज वे ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट रिलीजन। ठीक है, उसमें आर्य समाजी हो सकते हैं जो निराकार को मानते हैं, शैव है जो साकार को मानते हैं, वैष्णव है साकार को मानते हैं, द्वैत है, सब है हमारे यहाँ पर। मैं आपको ना देखो क्या है कि हम लोगों की ना मेमोरी बहुत शॉर्ट हो गई है। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक एसे लिखा है, और मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू आई विल रिक्वेस्ट यूर लिसनर्स टू गो एंड रीड दैट। आप गूगल करोगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वो स्वदेशी समाज करके उनका एक वो एसे है। वो ऐसे क्या बोलता है, वो उसमें क्या लिखते हैं, बोलते हैं कि भारत में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में लड़ेंगे तो लड़ करके मर नहीं जाएंगे। अच्छा, उन्होंने लिखा ये, वो उस समय की परिस्थिति थी। ओके, आपस में लड़ेंगे तो लड़ करके मर नहीं जाएंगे। ये कोई एक रास्ता निकालेंगे और वो रास्ता स्वभाव से हिंदू ही होगा। अच्छा, ये उन्होंने लिखा। तो हिंदू इज द वे ऑफ लाइफ। देखो, और दूसरा मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये सो कॉल्ड सेक्युलर या पंथ निरपेक्ष, ये जो शब्द है ना, ये तभी तक है जब हिंदू मेजोरिटी में है। ब्यूटीफुल। भारत के साथ में 3 देश बने थे, बाद में 3 हो गए, पहले 2 थे, बाद में 3 हो गए। भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। जब वेस्ट पाकिस्तान बना था तो वहां पर उस समय 22% हिंदू थे, जो आज 1% है या 1.5% है। ये जो उधर बना था ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बाद में बांग्लादेश हो गया, वहां भी 23-24% हिंदू था, जो आज 8% रह गया। यहाँ पर जो भारत, जिसको बचा हुआ भारत, जिसको सेक्युलर भारत बोलते हो, इसमें 9% मुसलमान थे, जो आज 15% 16% हो गए। और इस 9% मुसलमान और 91% हिंदू, 91%, इस 9% ने इस 90% को 79% पे ले आया। 9% ने 91 को 79 पर ले आया। आप देखो कितना बड़ा, अगर आप इसको एक कैलकुलेशन के हिसाब से फैलाओगे, तो ये जब तक हिंदू मेजोरिटी है भारत, ये तभी तक सेकुलरिज्म है यहाँ पे, तभी तक ये सर्वधर्म संभाव है, तभी तक ये जो कस्टमरी सरकारी वो जो आप प्रोग्राम्स देखते हो, और उसमें एक बौद्ध बैठा होता है, एक सिख बैठा होता है, एक जैन बैठा होता है, एक हिंदू बैठा होता है, एक मुस्लिम बैठा होता है, क्रिश्चियन बैठा होता है, सब तभी बैठे होते हैं। करेक्ट। जिस दिन ये 50% से नीचे आ गया ना, उस दिन ये सब दिखने बंद हो जाएंगे, तो फिर अफगानिस्तान या पाकिस्तान ही बनेगा। इसलिए, मगर जो हमारी हिंदू की डेफिनेशन, हम हिंदू की डेफिनेशन में ये मानते हैं, जिसका यहाँ जन्म हुआ, जो यहाँ पला बड़ा, और जो यहाँ के मान बिंदु में, जो यहाँ की वैल्यूज है, जो यहाँ की मॉरल वैल्यूज है, उसमें फेथ रखता है, वो हिंदू है। पंजाब में सिख बने कैसे, ये भी मुझे पता है। राइट। हर परिवार अपने घर का बड़ा बच्चा देता था, सिख बनाता था, वहीं से fight सिक्की है। शुरू हुई, राइट, वहीं से बनी ना। राइट, गुरु गोविंद सिंह की भी बात करें, बिल्कुल। गुरु गोविंद सिंह ने चंडी का वार करके पूरा एक काव्य लिखा है, बिल्कुल, जो चंडी को समर्पित है, बिल्कुल। काली माता को समर्पित है। उनकी जो तलवार की वो मूठ है, उसके ऊपर काली माता और वो सब का, मतलब चंडी का वो सब लिखा बना हुआ। खैर, वो राजनीति जब उसमें आ गई तो उसकी वजह से वो खराब हो गया। राइट। तो हमारे हिसाब से आप देखो कि ये जो क्रिश्चियंस हैं या मुस्लिम्स हैं, इस्लाम शुरू हुआ गल्फ से, मक्का मदीना और वहां। बिल्कुल, तो सारे मुसलमान जो 14 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ रहते हैं, वहां से तो नहीं आए, नहीं आए, बिल्कुल। यहीं के बने ना। ऐसे ही यरूशलेम से, बेथलेहम से क्रिश्चियनिटी शुरू हुई, और जब वहां से शुरू हुई, और तो सारे जो यहाँ क्रिश्चियंस रहते हैं सब वहीं से आए क्या, यहीं से कन्वर्ट हुए ना, यही अपने ही लोग थे यार। करेक्ट। पैसा वही- मिलता था कन्वर्जन के लिए, बिल्कुल। कुछ को पैसा मिला, गरीबी थी, मतलब हाँ, बिल्कुल। नहीं, पैसा एक पास पे, तलवार के जोर पे कितने बने। जब अकबर ने 30,000 लोग राजस्थान बनाया होगा ना, इन्वेजन हुआ, तलवार के जोर पे बने। अभी भी वो लव जिहाद है, वो सब वो चलता है, वो सब तो है ही है ना, और फैक्ट है वो, दैट इज द फैक्ट मैटर। तो बेसिक तो वो सब हिंदू ही है। चरक। मैं आपको 2 चीजें और बता दूं। हाँ जी। इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है ना, बुत परस्ती है। मूर्ति पूजा तो मतलब ये है, बुत चिकन है। हाँ, बिल्कुल। बुत चिकन, बुत मतलब बुत को तोड़ते हैं वो। राइट। मगर यहाँ पे तो ये दरगाह भी है और मजारे भी हैं। तो वो क्योंकि बुत परस्ती जो वाक से निकलती नहीं ना, तो इसलिए यहाँ मजार भी बनाई। आप जाओ ना हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे, उधर हाजी अली पे जाओ आप, ये सब बनी हुई है ना। तो इस्लाम में तो ये कुफ्र है। हाँ।
म्यूजिक नहीं है इस्लाम में, कव्वाली बोलते हैं ना, यहाँ भजन बोलने की आदत थी, वहाँ कव्वाली बोलने लगे जा करके। यहाँ मूर्ति पूजा की आदत थी, वहां जाके मजार बना ली, वहां और ये बना ली, दरगाह बना ली, वहां जाने लगे। तो निकलता नहीं है दिमाग से, क्योंकि बेसिक ग्रेन जो है, डीएनए जो बेसिक डीएनए है वो वही है। ऐसे ही आप क्रिश्चियनिटी में देख लो, वहां पर भी आपको बहुत, उन्होंने भी आरती करनी शुरू कर दी, बाती से पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे लगता है कि धोखा देना भी एक उसमें वो हो सकता है कि हम उनको प्रोजेक्ट करें कि यार वी आर जस्ट लाइक यू, वी आर ऑल्सो हिंदूज, वो ही है। मगर कुल मिलाकर के ये जो सारे लोग बने, ये थे तो हिंदू ही। और जब इनको जिन परिस्थितियों में ये मुसलमान बने या ईसाई बने, जब वो परिस्थितियां रिवर्स हो जाएंगी, जब वो कंडीशन रिवर्स हो जाएंगी, तो वापस आ जाएंगे। वापस ना भी आए, वो वहीं पर रहें, वहीं पर उस हिसाब से पूजा पद्धति करें। मगर इस देश में पूर्वज तो, अगर आपके और मेरे पूर्वज राम है, तो उनके पूर्वज भी तो राम है ना? बिल्कुल। भाई जो क्रिश्चियंस ने यादा अपना स्प्रेड किया, वो किया जितना भी आदिवासी एरिया या इस सारे में, तो वहां तो आदिवासी तो भगवान राम का तो पूरा जीवन ही निषाद रात से लेके वानर बालू और शबरी और उन सब पे है, बिल्कुल। और वो आज भी पूजा करते हैं। और बहुत सारे क्रिश्चियंस क्रिश्चियन बनने के बाद भी राम की पूजा नहीं छोड़ते। तो थोड़ा सा उनको समझाना है, थोड़ा सा हिंदू समाज को अपना मन बड़ा करना है, वापस आ जाएंगे सबके सब। तो वो हिंदू ही है, हम तो उनको हिंदू ही मानते हैं। तो हमारी जो हिंदू की डेफिनेशन है, उसमें 140 करोड़ लोग हैं जो इस भारत भूमि में रहते। राइट। मगर फिर भी ऐसा क्यों लगता है, ऑन ग्राउंड तो ऐसा दिखता है कि जैसे हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं और आरएसएस एक हिंदू विंग को सपोर्ट कर रहा है। देखो ऐसा है, एक बहुत लंबे समय तक, 100 साल तक हिंदू समाज ने आरएसएस को अपना सपोर्ट दिया है, समाज को, अपने समाज ने हमें अपना सपोर्ट दिया, अपना प्रेम दिया, अपना प्यार दिया है। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, ठीक है। जब मतलब आप ये मतलब भाईचारे के चक्कर में मैं अपने हाथ पैर तो नहीं तुड़वा लूंगा यार किसी से। क्या बात। रेजिस्ट तो करना ही पड़ेगा। कोई मेरे पे हमला करे, प्रैक्टिकल बात करें मतलब। प्रैक्टिकल बात करें तो कोई मेरे पे हमला करेगा, कोई मेरे पे अटैक करेगा, अरे नहीं यार तू मेरे भाई है, तू एक थप्पड़ इधर मार ले, एक इधर मार ले। अगर इतना ही था तो जो लोग ये कहते थे कि भैया तुम्हें कोई एक गाल पे थप्पड़ मार दो तो तुम दूसरा आगे कर दो, जब उसका उनका मर्डर हुआ, जब उन पर गोली चली, तो उनके फॉलोअर्स ने वो मर्डरर को छोड़ क्यों नहीं दिया कि यार हम ही तो कहते थे यार एक थप्पड़ मारेगा तो दूसरा गाल आगे करके दूसरा थप्पड़ मार देगा, दूसरा थप्पड़ खा लेना, तो उसको छोड़ देना था। उन्होंने उसको भी लॉजिकल उसमें पहुंचाया ना, फांसी दी ना उसको, जिसने वो अपने उनके लीडर को मारा। तो मैं भी अपने हाथ पैर तुड़वाने की कॉस्ट पे भाईचारा नहीं करूंगा ना। मैंने आपको पहले बोला है कि जो वो एक बदमाश है, उस बदमाश को काउंटर करने के लिए मेरे को ताकत चाहिए। राइट। तो उतनी ताकत तो हिंदू समाज को अपने पास रखनी पड़ेगी। करेक्ट। पिटेंगे नहीं, मतलब कोई आएगा हम थप्पड़ मार के चला जाएगा, वो नहीं चलेगा। एक मारेगा, पहले नहीं मारेंगे, एक मारेगा तो छोड़ेंगे नहीं, उतनी ताकत रखनी पड़ेगी। इसीलिए वो जो सब आता है जिसको आप कहते हो कि जो संघ है वो हिंदू, तो 100 साल से संघ को सपोर्ट किया सोसाइटी ने यार। जो सपोर्ट किया तो हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम भी उन्हीं करते उसी के थ्रू है, उन्हीं को खड़ा करते हैं, वही सब लोग करते हैं, मगर हम एक मॉरल सपोर्ट देते हैं पीछे। एक ना अभी यूपी कांग्रेस के चीफ है अजय राय जी, उन्होंने रिसेंटली डिमांड किया था, लेटर में लिखा है ना, होम मिनिस्टर को कि अमित शाह जी को, कि मुझे बैन करवाओ आप आरएसएस को। 3 बार करके देख चुके ना। अभी तो देखो, अभी तो आरएसएस फ्रेंडली गवर्नमेंट है सेंटर में, राइट। ठीक है। जब आरएसएस फ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं थी, हाँ। तो पहला बैन 1948 में लगाया, 1948 में 1949 में हटाना पड़ा। राइट। कोर्ट ने कहा कि आपने गलत रीजन से बैन लगाया। 75 to 77 फिर आपने बैन रखा। राइट। आपने कोशिश कर ली कि ऐसा ही एक, जैसा ये संघ है, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन और खड़ा कर ले। संजय गांधी ने बहुत कोशिश करी, वो तो बल्कि शाखा लगानी शुरू की, वहां पे वर्दी मिलती थी, चॉकलेट मिलती थी, सब कुछ वही मिलता था, तब भी नहीं कर पाए बेचारे। इज इट? यस, इट इज हिस्ट्री, पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। 1975 से 79 तक उन्होंने खूब कोशिश करी इस सारे की, 80 तक उन्होंने खूब कोशिश करी इस सारे की, नहीं कर पाए वो। आप बैन करके देख लो। हम तो चाहते हैं यार, हम तो एक्चुअल चाहते हैं कि कोई एक गवर्नमेंट ऐसी आए जो बैन करे, जो वो बैन करेगी, क्योंकि जितनी भी, जब भी जो एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं हुआ ना आरएसएस के लिए, हाँ। तो उसमें आरएसएस का काम ज्यादा बढ़ा है, उसमें ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है हमारा। अभी वो कर्नाटक में सब चल रहा है। कल भी प्रियंक खड़गे का एक वो आया है कि संघ को बैन करो और मैं हम इसको कर्नाटक में नहीं होने देंगे। तो जितनी हमारे जो प्रोग्राम्स वहां पर हो रहे हैं, हम जितना नंबर एक्सपेक्ट करते थे उससे कई गुना ज्यादा नंबर आ रहा है उसमें, कि आप बैन करके दिखाओ। अच्छा।
कि आप करो बैन, कोई बात नहीं, वी आर ऑल्सो हेयर, आप हमें बैन भी करो, आप हमें अरेस्ट भी करो। कर रहे हैं वो, कुछ नहीं हो रहा। और मुझे पता है ये हफ्ता 10 दिन चलेगा, उसके बाद वो सब शांत बैठ जाएंगे अपने। मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैं सोचता था कभी, है ना, मैं कहता लेट्स से चलो ऐसा होता, पार्टीशन के टाइम पे होता है, अभी हो जाए कि चलो हम कहते हैं कि भाई यार ये हिंदू राष्ट्र बन जाए, लेट्स से बन गया, सारे जितने भी मुस्लिम हैं वो शिफ्ट हो गए, पाकिस्तानी चले गए, नियर बाई जो भी कंट्री उनको सूटेबल लगती है चले गए, तो फिर भी तो इंडिया डिवाइडेड है, कोई जाट कहता है, कोई गुजर कहता है, कोई पंडित कहता है, कोई कुछ कहता है, तो ये तो फिर भी तो सोसाइटी डिवाइडेड है और बहुत एक्सट्रीमली डिवाइडेड है। दोनों बातें बताता है। पहली तो ये कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, नहीं, हिंदू राष्ट्र है, बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा क्या? बन जाए मतलब जिस है। जिस जिस लेवल की सोच के साथ हम, उस लेवल, उसी लेवल की सोच के साथ बता रहा हूँ, उसी लेवल की सोच में भारत हिंदू राष्ट्र है, और जब तक एक भी हिंदू जीवित है ये हिंदू राष्ट्र है। चलो ये भी मान ली, पहली बात। बिल्कुल दूसरी बात कि हिंदू राष्ट्र में से मुसलमानों को निकाल देना ये कहीं भी नहीं है। करेक्ट, ये मेरा ये सावरकर ने भी जब हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट उन्होंने भी इसे उन्होंने भी लिखा है, माइनॉरिटीज को निकाल देंगे या सेकंड ग्रेड सिटीजन बना देंगे, वो है ही नहीं। 100% ऑपोजिट, वी डोंट वांट टू मेक अ हिंदू पाकिस्तान, बेसिक। राइट, और जैसे मैंने पहले बोला, हिंदू है तो सेकुलर है, नहीं तो सेकुलरिज्म कुछ नहीं है। सर्वधर्म समभाव केवल हिंदू में है। पोप जॉन पॉल ने भारत में आना था, तो उस समय विश्व हिंदू परिषद वगैरह ने उनका विरोध चालू किया कि आप आओगे कन्वर्जन, तो वो मीटिंग हुई, बैठे, बात हुई, जो यहाँ के पोप के रिप्रेजेंटेटिव थे वो विश्व हिंदू परिषद के लोगों के साथ बैठे कि आप उसका विरोध कर रहे हो, माहौल खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। किस बात का विरोध है? उन्होंने कहा जी हमारा इतना ही विरोध है कि वो यहाँ आए और वो यहाँ आकर कहें सर्व सब धर्म बराबर है। ये कह दे, ये कह दे आकर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो कहते हैं सब धर्म बराबर है। हम तो भगवान कृष्ण के मानने वाले हैं, जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा है मैं एक बड़े हॉल में बैठा हूँ जिसके 1000 दरवाजे हैं, आप किसी भी दरवाजे से आओगे मेरे तक पहुंचोगे। अच्छा, हम तो ये मानने वाले हैं। आप पोप को बोलो कि वो यहाँ आए और यहाँ आकर के कहें कि सब धर्म बराबर है। बोले जी आप तो ऐसी बात कर रहे हो, आप एक मार्केट में सेब खरीदने जाते हो, 5 लोग सेब बेच रहे हैं, तो हर कोई यही कहता ना मेरा सेब बेस्ट है, तभी तो आप खरीदते हो। सब कह देंगे यार सबके सेब एक जैसे हैं, जो सा मर्जी ले लो, कैसे खरीदेगा कोई मेरा सेब? तो वो यहाँ आकर ये क्यों कहेंगे कि सब धर्म बराबर है? करेक्ट, तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम वहां है। उनको समझना है, हमें नहीं समझना, हिंदू को नहीं समझना। दुनिया भर से जो ज्यूज है, जो पारसी है, दोनों जब पिटे तो हिंदुस्तान ने ही पनाह दी। आपको पता है हिंदुस्तान में जो पहली मस्जिद बनी थी, चेरामन मॉस्क बनी थी जो केरल में, वो कैसे बनी थी? हाँ सर, गल्फ से मुस्लिम्स आए वहां पे, वहां आने के बाद उनको कहा जी हमें तो, और मसाले वसाले उधर खूब होते थे, यहाँ से मसाले वहां जाने लगे, सब व्यापार शुरू हो गया। उन्होंने वहां के राजा को कहा जी जब हम यहाँ पर आते हैं ना, तो हमें यहाँ अपनी इबादत करने के लिए जगह नहीं बनती। उन्होंने कहा यार ये मंदिर है, इसमें तुम अपनी इबादत कर दिया करो, इसको अपने हिसाब से बना दे दिया उनको। वो वहां पूजा करने लगे, अपनी इबादत करने लगे, अपनी जो उन्होंने, दैट वाज द फर्स्ट मॉस्क ऑफ इंडिया, वो ऐसे बनी। बाकी किसी कंट्री में ऐसे बना क्या? आप यहाँ के जो हिंदूज हैं वो कब से जाकर के गल्फ में काम कर रहे हैं, और कब अब मंदिर बना, पहला मंदिर, पहला दूसरे मंदिर अभी बने पिछले, हमें दी क्या किसी ने जगह है? करेक्ट, पारसी आए और ईरान से पिट करके यहाँ रहने की जगह मिली, और यहीं रह रहे हैं और कहीं नहीं बचे। बिल्कुल, जितने हैं यही हैं और कहीं नहीं है पूरे विश्व में। तो हम तो सेकुलर है, हिंदू सेकुलर है, हमें हिंदू सेकुलर है, और जब तक हिंदू है तभी तक जो है ये सेकुलरिज्म का शब्द भी आप सुनते हो। दूसरी बात आपने कही जातियों में बटा हुआ है, जाट है, ब्राह्मण है, गुजर है, मैं अहीर हूँ, वो पीडीए बना दिया, वो ये कर दिया, वो वर्ण है, दलित है, बिल्कुल दलित है, एसटी है, ओबीसी, ईबीसी, पता नहीं और भी कितने, रेड बीसी सब। तो 1929 या 1934 probably, महात्मा गांधी केम टू वन ऑफ द आरएसएस ट्रेनिंग कैंप। वो वहां पर आए, वो क्या है कि वो जमनालाल बजाज जी के पास, वर्धा में, वर्धा इज इन महाराष्ट्र, जहाँ पे वो हिंदी यूनिवर्सिटी है अभी बहुत बड़ी। तो जमनालाल बजाज जी के पास वो रहते थे। तो उन्होंने देखा कि एक फील्ड में कुछ जो लोग हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, बच्चे जो शाखा लगी हुई, शाख लगी थी, करेक्ट, तो और बड़े डिसिप्लिन है। अच्छा, ऐसा डिसिप्लिन तो दिखता ही नहीं कहीं। बिल्कुल, उन्होंने कहा यार अच्छा चलो ठीक है, इनसे मिलते हैं।
तो जाओ पता करो कौन है। तो जमनालाल बाजी ने बताया कि ऐसे डॉक्टर हेडगेवार थे, हमारे नागपुर के सेक्रेटरी थे कांग्रेस के, उन्होंने हमारे से अलग होकर के ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। बोले मैं आज जाना चाहता हूँ। उन्होंने वहाँ पता किया तो डॉक्टर हेडगेवार थे नहीं। उन्होंने कहा अच्छा आप आइए हम आपको दिखाते हैं। जो वहाँ बाकी लोग थे, गांधी जी बैठ गए सबके साथ। गांधी जी बैठे और उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोला अंकित। ले आ, क्योंकि वहां तो वो कास्ट बताने का वो रहता है ना सिस्टम, अंकित जोशी, हाँ। अंकित पिंगले या जो भी। तो उन्होंने बोला अंकित, तुम्हारी जाति क्या है? बोला जी जाति तो हम पूछते नहीं। अगले से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने भी अपना फर्स्ट नेम बताया, 2 3 4 5 सबसे पूछा, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा साथ में जाति क्या है उसकी। ओके। तो फिर उसके बाद वो खाने का टाइम हो गया। हमारे यहाँ ना ऐसे लाइन में बैठ करके, पंक्ति में बैठ। पंक्ति में बैठ करके, पंगत पंगत वाला सिस्टम है। बिल्कुल। तो सब लोग बैठेंगे, 4 5 लोग उनको भोजन कराएंगे। तो दादी जी ने कहा ये जो तुम्हें भोजन करा रहा है इसका क्या नाम है? बोले ये नाम है। इसकी जाति? बोले मुझे नहीं मालूम इसकी जाति। तो मान लो अगर ये हरिजन। हरिजन है तो? बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हरिजन के हाथ से लेके खाना खा रहे हो? बोला नहीं मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो देन गांधी जी को लगा यार ये कौन सा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। आप संपूर्ण गांधी वांग में पढ़ोगे, उन्होंने इस घटना को वर्बेटम लिखा है वहां पे कि अभी हमारे देश में एक ऐसा संगठन आ गया है, ऐसा संगठन बन रहा है जिसमें जाति पाति नहीं पूछी जाती और लोगों को जाति पाति से फर्क भी नहीं पड़ता। करेक्ट। और फिर उन्होंने यहाँ दिल्ली में 18-19 सितंबर 1947 वो यहाँ पर दिल्ली में एक जगह है पंचकुइया रोड, जहाँ पे फर्नीचर की मार्केट है आलम्बा। वहां पर एक वाल्मीकि कॉलोनी है, महर्षि वाल्मीकि का बहुत बड़ा मंदिर है। उस वाल्मीकि कॉलोनी में संघ की शाखा लगती थी। बापू जो है वो दिल्ली में बहुत समय वहां भी रहते थे, उस भंगी बस्ती, भंगी कॉलोनी बोलते थे इसको, उस वाल्मीकि बस्ती में भी रहते थे वो। तो उन्होंने वहां जब शाखा लगती थी तो उनको बुला करके बोला यार तुम सब अपने लोगों को बुलाओ। दूसरे में देखो पीक था अभी, कंट्री जो है वो दैट उसने फ्रीडम मिली थी हमें हाँ। अगस्त 1947 में, सितंबर 1947 की ये बात है। तो उन्होंने सब लोगों को बुलाया और उनको बुला करके अपना ये वर्धा वाला एक्सपीरियंस बताया और उनको बताया कि भाई आप भी मैं आप देखता हूँ कि आप इस भंगी कॉलोनी में आते हो, यहाँ आकर के अपने सारे कार्यक्रम करते हो, सब करते हो, आपको जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ऐसा ही समाज बना, मतलब ऐसे करके उनका वो भी स्टेटमेंट है तुम देखो। तो हम तो 1925 से ही इस पर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे ये लाइंस ब्लर भी हो रही है। दूसरा क्या है, जाति व्यवस्था नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, मगर वो जो अपनी जाति का अभिमान भी ठीक है, मगर जातिवाद ठीक नहीं है कि आप किसी को सिर्फ इसलिए आगे बढ़ा दोगे कि वो आपकी जाति का है, ये ठीक नहीं है। हाँ। जिसके पास टैलेंट है, जो आगे आ सकता है, जिसके जो आज तो देखो। और दूसरा ये है, मुझे लगता है कि आज कम से कम अर्बन एरियाज में तो ये लाइंस बहुत ब्लर हुई है। करेक्ट। इंटर कास्ट मैरिज कर रही है, बट स्टिल विलेजेस देयर आर स्टिल। तो अभी हम ना एक 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 हमने कैंपेन लिया हुआ है अभी आजकल संघ ने। राइट। एक गांव में एक शमशान, एक कुआं और एक मंदिर। एक मंदिर हो जिसमें सब जा सके, राइट। एक शमशान हो जिसमें मरने के बाद सबका अंतिम संस्कार हो रहे थे, और एक कुआं या एक ही नल हो जिससे सब पानी ले सके। अब कहने को तो मतलब ये लगेगा यार ये क्या है, अभी तो सबके घर में अपना नल हो गया, मगर सबके घर में अपना नल तो हो गया, मगर उस नल से आने वाला पानी भी सेम हो गया, मगर एक दूसरे के घर जाके वो पानी पी लेते हैं क्या? तो संघ के जो तीसरे चीफ थे बाला साहब देवरस, देखो संघ के जो पहले चीफ थे दो, वो केवल 15 साल 25 से 40 तक रहे। उसके बाद दूसरे चीफ बने गुरु गोलवलकर जी, जिसको रिस्पेक्ट भी सबसे ज्यादा किया जाता है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट भी किया जाता है। वो 34 साल की उम्र में आरएसएस के चीफ बन गए थे। और उसके बाद जितने आप अभी ऑर्गेनाइजेशंस देखते हो, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस वर मेड एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। 33 साल तक वो आरएसएस के चीफ रहे और उन 33 साल में उन्होंने 66 बार पूरे देश का दौरा किया। अच्छा। 6 महीने में एक बार वो पूरा देश घूम लेते थे, जबकि साधन बहुत कम थे, बाई एयर की कनेक्टिविटी कम थी, ट्रेन से, बस से, प्राइवेट कार से, जिससे भी होता था। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना करवाई शायद 1964 में। अच्छा।
जब वो विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई तो उस समय में बॉम्बे में संदीपान आश्रम है स्वामी चिन्मयानंद जी का, वहां पर ये चिन्मय मिशन वाले स्वामी चिन्मय, अच्छा, उनके आश्रम में, संदीपन आश्रम में, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड कि चारों शंकराचार्य एक स्टेज पर बैठे, एक फोरम पर बैठे और चारों ने बैठ करके वहां से ये घोषणा की, हिंदू सहोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवित। ये जो हिंदू है वो सब हिंदू भाई भाई है, कोई भी हिंदू पतित नहीं हो सकता। ओके, और ये जो छुआछात है ये शास्त्र सम्मत नहीं है। अच्छा, पहला ये हुआ उसमें। ओके, दूसरा क्या हुआ, दूसरा ये उन्होंने कहा कि भाई ये जो लोग हमारे समाज के भेदभाव के कारण से या तलवार के जोर पे जो विधर्मी हो गए उनको वापस लाने का रास्ता खुलना चाहिए, उनको वापस ले लेंगे हम अपने धर्म में। तो जो कांची कामकोटि पीठम के जो शंकराचार्य थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला संविधान कहीं भी शास्त्रों में उनको वापस लेने का प्रोविजन ही नहीं है। तो फिर इन्होंने उनको समझाया, उनको बताया कि शंकराचार्य जी आपकी मेरी जेब में कुछ पैसा है, सामने वाले ने मेरी जेब से जबरदस्ती वो पैसा निकाल लिया, तो मैं वो पैसा वापस लेने का हक रखता हूं कि नहीं रखता हूं। तो उनको ये बात समझ में आई, तो उन्होंने कहा हाँ ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो फिर उन्होंने वहां पर ये घोषणा भी की कि जो लोग जो हैं ये सब शंकराचार्य जो हैं ऐसे सब स्थानों पर जहां ये मास कन्वर्जन हुए हैं वहां वापिस अगर वो लोग आना चाहते हैं तो हम उनका इनके शुद्धिकरण के लिए हम जाएंगे, इनकी घर वापसी हम करेंगे। तो संघ तो जाति पाति से जब तीसरे सरसंघ चालक आए बाला साहब देवरस, बाला साहब देवरस ने 1979 में पुणे की वसंत व्याख्यानवाला में एक लेक्चर सीरीज चलती है पुणे में, इंटेलेक्चुअल काम बहुत होता है वहां पर, तो उसमें एक भाषण दिया उन्होंने। और वो भाषण जो था वो इसी विषय पर था कि ये जो समाज में छुआछात और हाँ, हाँ, जो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, मतलब बहुत बिल्कुल, बड़ा टॉपिक, बिल्कुल, ये जो जाति व्यवस्था है इस बिल्कुल, पर उन्होंने कहा इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट अ क्राइम देन देयर इज नथिंग वर्ड कॉल्ड क्राइम, पहली बात। दूसरा उन्होंने कहा कि अनटचेबिलिटी शुड गो लॉक स्टॉक एंड बैरल। ये उनकी बहुत एक हिस्टोरिक स्टेटमेंट है कि यदि छुआछूत पाप नहीं है तो इस दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है, और अनटचेबिलिटी शुड गो लॉक स्टॉक एंड बैरल। तो हम तो इस पे 1925 से ही काम कर रहे हैं, मगर क्या है कि ये संस्कार बहुत पुराना है, 700-800 साल पुराना, मुगलों के साथ ये संस्कार आ गया। करेक्ट, उससे पहले नहीं था, उससे पहले तो वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। करेक्ट, अभी भी आप देखो ना यार, कोई एक ब्राह्मण का लड़का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से असेसरी डिजाइनिंग करके जूता डिजाइन कर सकता है ना, बिल्कुल, और वो जूता डिजाइन करेगा तो वो चर्मकार का काम कर रहा है ना। करेक्ट, 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 ठीक है ना। करेक्ट, तो अब कोई भी जो है वो होटल मैनेजमेंट करके वो किसी भी क्लास का वो किसी भी कास्ट का बच्चा हो सकता है, वो होटल मैनेजमेंट करके मांस काट सकता है ना वहां बैठ के, अपने एचएम के कोर्स में तो सिखाते हैं ना उसको, तो भैया इसको करो, तो वो करता है, कोई खटीक थोड़ी ना हो गया, आपका जो काम तो वो कर रहा है उसके करेक्ट, वाला। अब आप और मैं इस कप में चाय पी रहे हैं, हमें थोड़ा ना पता इससे पहले कौन इस कप में चाय पी करके गया। तो यहाँ शहरों में थोड़ा थोड़ा और सेमी अर्बनाइज जो एरिया है करेक्ट, उसमें ये थोड़ा कम हो रहा है, मगर किसानों में ओ सॉरी नॉट ओनली किसान, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में और बिल्कुल, कुछ कुछ ऐसे पर्टिकुलर कुछ टेरिटरीज में थोड़ा बहुत है, धीरे धीरे वो भी जाएगा, क्योंकि ये जबरदस्ती नहीं जा सकता। बिल्कुल, मतलब ये ऐसे नहीं हो सकता कि आपने आज के बाद जिसने ये जाति के आधार पर भेदभाव किया उसकी गर्दन उतार दी जाएगी, ये संभव नहीं है भारत बिल्कुल, पर्टिकुलर कंट्री, करेक्ट, 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 मतलब वो क्या डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट, वहाँ ये संभव नहीं है। धीरे धीरे जाएगा, एक जनरेशन में नहीं जाएगा, दूसरी जनरेशन में जाएगा, दूसरी में नहीं जाएगा, तीसरी में 100%। मगर जाएगा। इस पे मतलब एक बार मेरे मामा जी से डिस्कशन चल रहा था, वो पॉलिटिकल डिस्कशन ही था, तो मैं चेंज की बात कर रहा था उनसे, और वो होता है ना मैच्योरिटी और उसमें फर्क होता है हल्का सा। तो उन्होंने बोला कि जब मैं तुझे ढलान में भगाऊंगा तो क्या होगा, ढलान में भगाऊंगा कि तू तेज तो चलेगा और मुंह के बल गिर जाएगा। गिरेगा। चेंज इज स्लो, चेंज कैन नॉट बी फास्ट। तो ये बहुत ये क्रक्स है ये। राइट, हम भी जो संघ में भी जो काम करते हैं वो व्यक्ति निर्माण का काम करते हैं, Correct. व्यक्ति निर्माण चरित्र में वो 3 घंटे में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वो बहुत धीरे 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 करके होगा। आप देखो कि कोई एक छोटा बच्चा होता है, उसको एक आदत जो डलती है ना, वो डलते 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 डलते, बिल्कुल, ये नहीं आज से वहां ने कह दिया नहीं तेरे को रोज ऐसे ही करना नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो 1 दिन 2 दिन तो करेगा, कहेगा जी बाहर में जाए ना, तो आप खाना मैं कहीं और जाके खा लूंगा, छोड़ दो घर। मतलब आपके उन्हें डिस्कशन है कि जिस चीज की हम बात करें छुआछूती, इट्स अ मैन मेड थिंग, इट इज अ मैन मेड, राइट, डोंट से दैट इट्स अ, कुछ लोग कहते हैं ना अरे हमारे तो पुराणों में लिखा हुआ है,
कुछ लोग ऐसे ही कुछ assumption लिखा हुआ है, सर, लोग कुरान पढ़े ही नहीं यार हाँ, तो मुझे लगता है मतलब बहुत सारी सोसाइटी में जो बातें हैं ना, जब उनको कोई क्रक्स नहीं मिलता तो बोलते हैं कि हाँ हमारे ना पुरखों ने कहा कि पुराणों में लिखा हुआ है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। वो क्या है कि पुराना संस्कृत में, और संस्कृत किसी को आती नहीं, वो फिर भी वो बड़े बड़े उसके बाद वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ क्लेम करते हैं, नहीं पुराणों पुराणों में लिखा हुआ है। मैं बोला, भाई पुराण कौन सी भाषा में लिखे हैं? तूने पुराण पढ़ा है कि पुराण की इंटरप्रिटेशन पढ़ी है? करेक्ट। ठीक है, ट्रांसलेशन पढ़ी है। अच्छा, जिसने ट्रांसलेशन करी है उसको भी क्या है, अब देखो, आप जब मतलब अब आप तो अभी भी यंग हो, जब हम यंग थे तो एप्पल क्या होता था, एप्पल सेब ही होता था यार, मोबाइल नहीं होता था। बिल्कुल। तो समय के साथ ये भी तो बदल जाता है। ब्लैकबेरी एक फल ही होता था, ब्लैकबेरी फोन नहीं होता था। राइट। तो समय के साथ साथ भाषा भी बदलती है, भाषा के अर्थ मतलब शब्दों के अर्थ भी बदलते हैं, धीरे धीरे बदलते हैं ना। अब ये औरत शब्द हमारे यहाँ तो कभी भी नहीं था। राइट। मातृशक्ति था, महिला था, बहन था, भगिनी था, बिल्कुल। ये सब थे। औरत शब्द एक, और लिटरल मीनिंग देखोगे आप औरत का तो आपको शर्म आ जाएगी यार कि ये मतलब व्हाई आर वी यूजिंग दिस, यूजिंग दिस वर्ड। बिल्कुल। मगर उसकी मेन स्ट्रीमिंग हो गई ऐसे राइट। कि वो चलने लग गया। राइट। तो इसलिए जिन्होंने पुराण पढ़े हैं तो वो कहते हैं कि जब भी कोई किसी चीज पर एक डिस्प्यूट हो ना, तो आपको जो प्राइमरी सोर्स है ना, उस प्राइमरी सोर्स पे जाना चाहिए। अब इशू क्या है, कोई जाता और बड़ा इशू ये है कि प्राइमरी सोर्स में जाते नहीं, गूगल मारते हैं, विकिपीडिया खुलता है, जो दिखता है वो बिकता है, वो पढ़ा लेते हैं। इन्फॉर्मेशन का हो गया। वो हाफ इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल। हाफ बेल्ड इंफॉर्मेशन है। जब तक आप प्राइमरी सोर्स पे जाकर के नहीं चीजों को चेक करोगे, कैसे पता चलेगा आपको कि ये ठीक है या गलत है? करेक्ट। तो मैं ये मानता हूं और मेरा ये विश्वास है, और उस विश्वास का आधार ये है कि कुछ प्राइमरी सोर्सेज मैंने जाकर के चेक किए है। हमारे किसी धर्म ग्रंथ में, किसी उसमें पुराण में, वेद में जाति की व्यवस्था नहीं है। काम की व्यवस्था है, काम के हिसाब से जाति है, डिवीजन है। करेक्ट। काम के हिसाब से जाति, और कोई सा काम कोई भी कर सकता था। एक ना सर, लेट्स से मैं एक बार दुबई गया था, है ना। दुबई में क्या है, आप द मोमेंट यू एंटर इन दुबई, आपके क्या है, या टैक्सी वाला जो है वो पाकिस्तानी भी हो सकता है, किसी अफ्रीकन भी हो सकता है, किसी कंट्री का भी हो सकता है। आप किसी अपने घर पे रहिए, किसी पाकिस्तानी कुक रखिए, या इंडियन कोई पाकिस्तानी फैमिली हो, इंडियन कुक रख ले। तो आई थिंक वहाँ पे ऐसा है कि वो स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट किया हुआ है, किसी को आप बोले भाई तू पाकिस्तानी है, या वो बोले भाई तू यहाँ फलाने देश का है, तो आपको बहुत बड़ा, आपने एक बड़ा क्राइम किया है इधर। ठीक है। तो मुझे लगता है ये तो आप किसी को, किसी भी सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर केवल लॉ के बेस पे भी रख सकते हो। ये लॉ ही तो है, लॉ एंड ऑर्डर तो है जिससे आपने मेंटेन रखा है। अदरवाइज उनमें क्या लड़ाई नहीं है क्या इस देश में? एक 5 की फ्लाइट में आप इंडिया आते हैं, 5 की फ्लाइट में वहां पहुंच जाते हैं, वहां पे आपकी कोई फाइट नहीं, यहाँ एकदम से फाइट बन जाती है। आप अपने माहौल में आते ही यहाँ आते, वही इन्होंने पहले भी मैंने बात की ना, जब आप दुबई में रहते हो आप ओवर स्पीड नहीं करते, राइट। आप अपनी लेन में ड्राइव तो करते शायद मैं कहता हूँ हो, ये एकदम नहीं करते। सोसाइटी प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर भी तो मेंटेन कर सकता है इस चीज को। कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ने क्या है कि देखो, लॉ का ना हमेशा आप दुबई जाते हो एज एन टूरिस्ट, राइट। आप वहाँ मतलब कोई लंबे वर्क वीजा पे या उसमें जाते हैं सर, उसमें भी रहते साल, वो साल, रहते हैं, फिर भी 4 लोग साल, वो लोग रहते हैं, राइट। वो बिल्कुल रहते होंगे, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल। वो रहते होंगे। तो उनको फील होता होगा कि उस लॉ की प्रोज एंड कॉन्स क्या है। राइट। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि मन बदलना है तो उसमें टाइम लगेगा, Correct. धीरे धीरे होगा। लॉ इन्फोर्स कर सकते हो, मगर लॉ इन्फोर्स करने में ना, तो जो आप जब घर वापस आते हो तो घर वापस आकर के आप अपने नेचुरल उसमें आ जाते हो। हाँ। तो जब मन से आप बदल जाओगे हाँ। तो फिर चीजें ठीक हो जाएंगी, और धीरे धीरे हो रहा है। राइट। मतलब मेरा कोई जल्दी नहीं है कि हम सोसाइटी, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मेरा बस कहने का इसमें लॉजिक ये था कि कुछ चीजें लॉ एंड ऑर्डर से भी मेंटेन की जा सकती हैं, बिल्कुल की जा सकती। बट मुझे लगता है कि SC एक्ट बना हुआ है, बिल्कुल। उसका मिसयूज कितना होता करेक्ट। तो मेरा ये कहना है कि या तो यहाँ कोई बदलना चाहता नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को उस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहता नहीं जो स्ट्रिक्टनेस आए, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं फेवर भी करता है बहुत चीजों को। है। बिल्कुल ठीक बात है, वो है ही है यार। देखो, वही जो मैंने जो शुरू में बात करी ना, अभी जो हमने अपना काम शुरू किया है या 100 साल पहले भी शुरू किया था, टू ऑर्गेनाइज द एंटायर सोसाइटी। राइट। तो वो एंटायर सोसाइटी, यहाँ की सोसाइटी और दुबई की सोसाइटी में बहुत फर्क है यार। 100% बहुत बहुत जितनी नोएडा की पॉपुलेशन है उतनी दुबई की, और हिंदुस्तान में कितने दुबई पड़ सकते? बिल्कुल बिल्कुल 140 करोड़ लोग रहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ। और हर आदमी के पीछे पुलिस नहीं खड़ी कर सकता, वहां कर सकते हो और आप तो इसलिए यहाँ पर, और हमारे यहाँ वैसे भी हमेशा व्यक्ति का मन बदलने की बात की हुई है। लॉ डंडे से लॉ वाला जो है वो बहुत देर नहीं चलता है।
वो उसमें प्रॉब्लम आती है। आपने रशिया को या यूएसएसआर जो था, डंडे के बल पे पूरा यूएसएसआर रखने की कोशिश करी ना, बिल्कुल टूट गया अल्टीमेटली, बिल्कुल खत्म हो गया। वो कितने सारी कंट्रीज बन गई उसमें से, वो जो था वो खत्म हो गया, वो डंडे की मगर यहाँ के लोगों का मन है, वो मन एक है, जिसको चित्ती कहते हैं ना, मन और चित्ती एक है यहाँ सबकी, कि कोई भी होगा, वो किसी भी जाति का होगा, बच्चा है पढ़ता है, उसका पैर अगर कॉपी पे लगेगा तो वो उठा के ऐसे करेगा उसमें, राइट ठीक है ना। तो अपने पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट हमारे यहाँ पे बच्चों के मन में जनरली मिलेगी, चलने मिलेगी मिलेगी जनरली मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी 14 साल के बाद हम बच्चे को घर से बाहर नहीं निकाल देते, एज कम्पेयर टू वेस्ट आपको बहुत चेंज कंपेयर टू वेस्ट। या भैया तू अपना अलग मकान ले ले, तू वहां जाके रह ले, वहीं कमा ले। और 15 साल की जो बेटी लड़की है वो बच्चा लेके घूम रही होती है, 16 साल की मैं 2-1 महीने कनाडा रह करके आया तो 2009-10 में। हाँ तो मेरे लिए ये बड़ा सरप्राइजिंग था करेक्ट कि यार 15-16 साल की बच्ची है और वो बच्चा लेके घूम बच्चा रही है लेके अपने साथ में। बिल्कुल बोले यहाँ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, उसमें बच्चे के लिए पैसे मिल जाते हैं, बच्चा पैदा कर लेते हैं। सो वो यहाँ नहीं है, राइट ठीक है। तो ये जो हमारे यहाँ की जो मॉरल वैल्यूज है, जो परिवार के मूल्य है, संस्कार है, उससे हमारा मन बनता है। और वो जो मन बनता है ना, वो मन बनाना एक बड़ा ग्रेजुअल सा काम है। करेक्ट करेक्ट वो तेज स्पीड पे चल के नहीं हो सकता। बिल्कुल तो उसमें 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता सकती हूँ मन बनाने का ही। आप मेट्रो से ट्रैवल करते हो क्या? बिल्कुल करता हूँ बहुत किया है बहुत करते हाँ हैं। जी मेरी उम्र के लोग बहुत कम करते हैं, क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे तब मेट्रो थी नहीं। राइट तो हमें ना अभी भी पॉइंट टू पॉइंट जाना होता ना, तब भी हमें लगता है यार अपनी गाड़ी में कंफर्ट है, यार ट्रैफिक बहुत है, पहला रुक रुक के गाड़ी चलती है, ड्राइवर बेचारा परेशान हो जाता है, मैं पीछे बैठा परेशान हो जाता हूँ, खुद ड्राइव करता हूँ तो घुटने दर्द होने लग जाते हैं, इतना क्लच इतना ब्रेक इतना वो सब। मगर तो भी मेट्रो की कन्वीनियंस लेने को तैयार नहीं हूं मैं, क्योंकि मेरी नेचर में नहीं आया ना अभी। जो मेरी अगली जनरेशन है, मैं अपने बेटे को बोलता हूँ यार जाना गाड़ी, कहता है पापा मेट्रो कंफर्टेबल है, यहाँ से थोड़ा पैदल चल लूंगा 500-800 न्यूटर्स, या कोई ऑटो वो ले लूंगा, ई रिक्शा या कैब ले लूंगा, ऑटो ले लूंगा। वहाँ मेट्रो से कम, उनके लिए मेट्रो कंफर्टेबल है, उनके मन में और उनके स्वभाव में मेट्रो आ गई है, मेरे मन में और मेरे स्वभाव में मेट्रो नहीं आई, क्योंकि वो उसके साथ बड़े हुए हैं मेट्रो के साथ। मैं नहीं हुआ, मैं तो जब बड़ा हो गया तब मेट्रो इंट्रोड्यूस। तो मेरे को बस पे जाना तो कंफर्टेबल लग सकता है आज भी, शायद कभी सोचूं तो कैब उससे ज्यादा कंफर्टेबल लग सकती है गाड़ी अगर नहीं है तो, बिल्कुल मगर मेट्रो इज द लास्ट राइट चॉइस। जबकि मेट्रो में बहुत, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो धीरे धीरे मन के साथ ही होती है। जब जब लोगों का जैसे जैसे लोगों का मन बदलेगा, मन बनेगा, ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। एंड नाउ मतलब मैंने जैसे पहले भी बोला, बहुत सारे जो फॉल्ट लाइंस हैं वो ब्लर हो रही है, थोड़ा सा और समय लगेगा, थोड़ा सा और टाइम लगेगा। हाँ ग्रेजुअली you would be seeing a very good, healthy, disciplined society here also. अच्छा मेरे को मैं जब भी कभी भी फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ना शुरू किया है तो वो कभी इंडिया की बात नहीं करते, वो अखंड भारत की बात करते हैं। तो अखंड भारत में क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या आता है भाई, और क्यों हम केवल अखंड भारत, क्योंकि उस समय तो इंडिया को ही आज़ाद कराने की बात चलती, बट वो लोग केवल अखंड भारत की बात करते थे। तो उस इंडिया में क्या था जिसको आजाद कराने की बात चलती थी? उसमें सब बलूच ये सब उसमें था, उसमें नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था, उसमें पंजाब था, उसमें बलूचिस्तान था, उसमें सिंध था, उसमें चटगांव था। इधर अगर आप आ जाओ, चटगांव और वो जो सारा ढाका और वो सारा जो था। दूसरा, आप हिस्टोरिकली भी अगर देखोगे ना, तो हमारे यहाँ वो 52 शक्तिपीठ की कल्पना बिल्कुल है ना, सती के 52 स्थान पर अंग गिरे। Correct. तो उसमें हिंगलाज देवी का मंदिर भी है जो बलूचिस्तान में है, बिल्कुल उसमें ढाकेश्वरी का मंदिर भी है जो ढाका में है। तो इसका मतलब वहां सब थे ना हम। वही मैंने बोला आपको कि भैया अगर हिंदू समाज अपना मन बड़ा कर लेगा, वो तो सारे दुखी हैं यार। मुस्लिम महिला, आप मेरे को बताओ है ना, कौन ऊपर से लेके नीचे तक सर्दी गर्मी बारिश एक काले लवादे में ढका रहना चाहेगा? इतनी गर्मी में भी पूरा वो बुर्का पहना हुआ है। कौन हमेशा एक कांस्टेंट फियर में जीना चाहेगा कि पता नहीं कब पति जो है वो 3 तलाक देगा? हमारे यहाँ 7 जन्मों का ठेका है।
आप आओ हमारे यहाँ पर आओ शादी कर, मगर क्या है कि अभी हिंदू समाज का मन नहीं बन रहा। वो रोटी तो कर रहे हैं, बेटी नहीं। रोटी बेटी दो संबंध होते हैं ना, पति बेटी का संबंध होता है, तो वो रोटी तो कर रहे हैं, अभी बेटी करने का अर्थ वो नहीं है उनका। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुस्लिम जो है वो हमें, अब जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी, यूपी का एक गांव है, एक विलेज है, वो पूरा आजमगढ़ के आसपास का कहीं, वो सब जो है वो मुस्लिम्स हैं, मगर अब उन्होंने अपने नाम के आगे मिश्रा, दुबे, उससे वो कास्ट से वो गए थे, उन्होंने अपने नाम के आगे अपनी वो कास्ट और वो सब टाइटल वो लगाना शुरू कर दिया। तो आप थोड़ा सा और ये फोर्सफुली नहीं है। फोर्सफुली नहीं, अपने आप से रियलाइजेशन हुआ, अपने आप से आप थोड़ा सा एटमॉस्फेयर और कंड्यूसिव हो जाएगा ना, तो ये अपना नाम वो अपना राम खिलावन दुबे ही लिखने लगेंगे, जो शायद उनका जो अभी वो रहमतुल्ला दुबे लिखता होगा, वो राम खिलावन दुबे लेट्स से इसमें मैं बोलूँ कि भाई मैं एक, मान लीजिए मेरी नॉन एक मुस्लिम महिला है, वो कह दे कि भाई मुझे तो बुर्का पहनना सही लगता है, आपने कहा है क्योंकि आप किसी और जाति से बिलोंग करते हैं या फिर किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो आपके कहने से थोड़ी सही हो जाएगा। नहीं, आप पहनो ना, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर हम तो ये कह रहे हैं कि इस बुर्के के बाद की भी दुनिया है। ट्रिपल तलाक से महिलाएं पीड़ित थी ना, करेक्ट, ठीक है, तो बस अच्छा अभी भी है ना। बिल्कुल। अगर कोई एश्योरेंस दे देता है शादी से पहले 7 जन्म का साथ रहेगा तेरा मेरा, हम हमारे यहाँ तो जो पंडित जी जो 7 फेरे कराते हैं, राइट, तो उसमें 7 जन्मों का साथ बनते हैं। वो बने ना बने मगर राज है, बने ना बने, वो मगर कोशिश तो है ना। हाँ बिल्कुल। बड़ी परसेंटेज क्या है, तो ये इसलिए ये जो अखंड भारत की कल्पना है, आप थोड़ा सा उनको एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव दो, वो सब वापस आ जाएंगे आपके पास, और अच्छे से जो अखंड भारत बनना था। देखो इधर का पाकिस्तान का मानते हैं, चलो अभी इधर का ज्यादा फोकस है ना, बलोच उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की सरकार ही नहीं चलती, सिंध में महाजिर कौमी मूवमेंट MQM, वो ऑलरेडी कितने सालों से चल रहा है, दे डोंट वांट टू लिव विद देम, तो बचता क्या, पंजाबी तो, और पंजाबी तो बचता है थोड़ा सा, बिल्कुल, और कोई बड़ी बात नहीं है, 2 4 5 साल में फाइट तो पंजाब से नहीं पाकिस्तान रह जाएगा, पाकिस्तान फाइट तो चल ही रही है अभी। चल ही रही है। उधर से अफगान मार रहे हैं, एंड वो NWFP वाले पश्तून जो है वो मार रहे हैं, बिल्कुल, बलूचिस्तान वाले मार रहे हैं, सिंध वाले थोड़ा सा अभी उनका मूवमेंट जो है वो कम हुआ है, मगर किसी दिन जिस दिन बलूचिस्तान अलग होगा, सिंध वाले वो दोबारा खड़े हो जाएंगे, होंगे हमें भी अलग करो। नहीं है उनके पास सोल्यूशन ही नहीं है, और अननेचुरल है। आप कभी हिंदुस्तान का नक्शा देखो, यहाँ एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट से हिमालय शुरू होता है, और वो ऐसे 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 होता हुआ जम्मू कश्मीर के बाद पूरा हिंदू कुश तक जाता है, और अफगानिस्तान तक। वो नेचुरल बाउंड्री भगवान ने बना रखी है यार। और आप नीचे आ जाओ, ड्यू साउथ में आ जाओ, जहां यहाँ नीचे से म्यांमार शुरू होता है, वहां से लेकर के पूरी बाउंड्री वो भगवान ने नेचुरल बना रखी है। और हमारे यहाँ बोला भी यही है, जो जिसको आप अखंड भारत बोलते हो, वो विष्णु पुराण में एक श्लोक है, उत्तरम यत समुद्र से हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारती तत्र संतति। उत्तरम यत समुद्र से, समुद्र के उत्तर में, समुद्र के उत्तर में तो नेपाल भी आ गया, भूटान भी आ गया, बर्मा भी आ गया, श्रीलंका भी आ गया, भारत भी आ गया, पूरा पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया। हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम, तो जो हिमाचल है, जो ये हिमालय है, हिमालय के दक्षिण में जो ये सारा भाग है, इसको भारत कहते हैं, और इसमें रहने वालों को भारतीय कहते हैं। नेचुरल है, ये जो पार्टीशन है ये अननेचुरल है, ये जाएगा ही। यार दोनों जर्मनी एक हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते? क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने अपने आप को चेंज किया, बिल्कुल, ये नहीं करेंगे, आप चिंता मत करो। सर आरएसएस बीजेपी का पार्ट है, बीजेपी आरएसएस का पार्ट है। आरएसएस की आइडियोलॉजी मानने वाले कुछ लोग बीजेपी में काम करते हैं, इसको ऐसे समझना चाहिए। ना आरएसएस बीजेपी का पार्ट है, ना बीजेपी आरएसएस का। बट काफी लीडर्स तो आरएसएस से निकलते हैं। हाँ, मैंने वही बोला जो आज बोल रहे हैं, कि आरएसएस के आइडियोलॉजी में विश्वास रखने वाले कुछ लोग, मगर बीजेपी में काम करने वाले सारे वही हैं जो संघ की आइडियोलॉजी में विचार रखते हैं, ऐसा नहीं है। ओके। और संघ में भी सारे लोग ही बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ऐसा भी नहीं। वो मतलब एक बहुत बड़ी लाइन है। तो जो एंटायर सोसाइटी की हम बात करते हैं, तो उस एंटायर सोसाइटी में पॉलिटिशियंस भी तो आते हैं, पॉलिटिक्स भी तो आती है, मजदूर भी तो आते हैं, शिक्षा एजुकेशन भी तो आती है, स्टूडेंट्स भी तो आते हैं, मेडिकोस भी तो आते हैं, इंजीनियर्स भी तो ये सब आते हैं ना उसमें। तो उस वाइडर फैमिली में बिकॉज राजनीति भी आती है, इसलिए यू हैव टू हैव सर्टेन पीपल हु आर वर्किंग विद
वर्किंग इन पॉलिटिक्स। ओके, सो वो आपका विचार लेकर के सोसाइटी में, वो मैंने 23 घंटे और 1 घंटे वाला जो कॉन्सेप्ट शुरू में दिया था, राइट, तो 1 घंटे जो आपने यहाँ सीखा है, 23 घंटे अगर आप पॉलिटिक्स में काम कर रहे हो तो आपको कोशिश करनी है वहाँ इम्प्लीमेंट करने की। अगर आप नहीं करते हो तो संघ के पास ऐसा कोई डंडा नहीं है कि वो आपको मार के सीधा कर ले। बिल्कुल, बिल्कुल। हम प्रेम से कहते रहेंगे आपको हुँ, कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करो। मैं यार आपको नहीं पता, आप सत्ता नहीं चला रहे ना, सत्ता कैसे चलनी है वो हमें पता है, इसलिए ये करना ज़रूरी है, इसलिए वो वहाँ वैसा करेंगे। ओके, हम उनको सजेस्ट करेंगे कि बॉस ये ठीक नहीं है। हुँ, वो कहेगा यार देखो थ्योरेटिकली जो आप कह रहे हो वो ठीक है, करेक्ट, मगर जब मैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की बात है तो बिल्कुल। मेरे को सत्ता में या राजनीति में बने रहने के लिए इसमें कुछ ट्विक करना पड़ेगा आपके मॉडल में। मगर आप ये विश्वास रख के चलो कि आपका जो मॉडल है ग्रेजुअली हम उसी को यहाँ फॉलो, फॉलो और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। हाँ, इसलिए संघ के सारे लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, बीजेपी में काम करने वाले सब लोग संघ वाले नहीं है। इसलिए आरएसएस बीजेपी एक दूसरे के पार्ट नहीं है, वो दो क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल रोड, पैरेलल, रेल की पटरियां हैं जो पैरेलल चल रही हैं, जो इधर-उधर हो सकती है। इधर उधर नहीं होंगी, चलेंगी एक दूसरे के पैरेलल ही और एक दूसरे को साथ लेकर के चलेगी। बट 100% उधर वाले इधर का मान लेंगे, इधर वाले उधर को सपोर्ट कर देंगे, ये नहीं। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊं, मतलब मैं अभी भी क्लैरिटी पे आया नहीं, हाँ, मैं अभी आपको और बताता हूँ। देखो क्या है कि बीजेपी दिखती ज्यादा है, 100%, बीजेपी में अ, एक वर्कर्स का या लीडर्स का एक पार्ट ऐसा है, एक ग्रुप ऐसा है जो आरएसएस की आइडियोलॉजी को मानते हैं और उसको वहां इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि हमने तो ये कभी भी कल्पना नहीं करी थी, संघ का काम केवल शाखा लगाना है। और जब से संघ बना है पिछले 100 साल से आरएसएस बना है, तब से ये कभी भी नहीं था कि पूरी सोसाइटी जो है वो शाखा में आ जाएगी, पॉसिबल भी नहीं है पॉसिबल भी नहीं है, और इट वाज नॉट रिक्वायर्ड आल्सो। हाँ, ठीक है, तो फिर यहाँ से जो लोग ट्रेंड हुए ये क्या करेंगे, तो जैसे मैंने पहले बताया कि अपने 23 घंटे के जीवन में जो 1 घंटे में सीखा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जहां पर वो नौकरी कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई कोई जो किसी मंदिर में काम कर रहा है, कोई किसी एनजीओ में काम कर रहा है, कोई किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का ऑफिस बेरर है, तो यहाँ से जो सीखा है वो सीख के उसको थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करना, इसको डिसिप्लिन करना, उसको सोसाइटी के बारे में टू पे बैक टू सोसाइटी वाले कॉन्सेप्ट पर लेकर के आना, वो धीरे धीरे करेंगे। करेंगे, ठीक है, उसमें वहां जाकर के वो थोड़े और लोगों को साथ में एसोसिएट करेंगे, थोड़े और लोगों को साथ में जोड़ेंगे, तो वो फिर एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा। तो उस बड़े ग्रुप में इनकी से जितनी रहेगी ये उतना कराएंगे और धीरे धीरे जब इन लोगों को लगेगा कि नहीं यार इनका रास्ता ठीक है, तो ये सब इनको फॉलो करने लगेगी। तो दिस इज व्हाट बीजेपी इज। कुछ लोगों को लगा कि एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए, उसमें उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, 1950s में वो संघ के जो सेकेंड चीफ थे उनके पास आए और उन्होंने बोला कि भाई एक एक पॉलिटिक्स में भी ये अभी पार्टीशन हुआ है और अभी फिर दोबारा अपीजमेंट की बातें होनी शुरू हो गई हैं, तो कोई ऐसा भी तो होना चाहिए जो अपीजमेंट ना करके जस्टिस टू ऑल अपीजमेंट टू नन वाली बात करे। करेक्ट, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप गुरुजी ने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, आप बनाओ एक पॉलिटिकल पार्टी, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बोले नहीं आप सब लोग आओगे कि नहीं, हम सब लोग नहीं आएंगे, हम अपने 2-3 लोग आपको दे देंगे। अच्छा, तो उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उस समय नानाजी देशमुख के 2-3 लोग जो हैं वो फिर ग्रेजुअली अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, ये सब लोग जो है वो उधर जाकर के काम करने लगे, उन्होंने स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। धीरे धीरे जो जनसंघ बना उस समय में, फिर धीरे 80s में आकर के वो जनसंघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी में, जब 75 to 77 इमरजेंसी लगी, उसके बाद 77 to 79 ये जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की जो सरकार थी वो डुअल मेंबरशिप पे टूट गई। जनता पार्टी में सारे जितनी पॉलिटिकल पार्टी थी, जनता सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, या सोशलिस्ट थे, और ये थे अपना कुछ लेफ्टिस्ट भी थे उसमें, तो ये सब लोगों ने आकर के वो, और जनसंघ वाले थे, इन सब लोगों ने मिलकर के एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। अब वो फिर उसमें आ गया कि भाई आप लोगों को आरएसएस की मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी। बोले आरएसएस की मेंबरशिप होती नहीं, नहीं तो भी आपको छोड़नी पड़ेगी, अगर आप आरएसएस की मेंबरशिप नहीं छोड़ोगे तो यू हैव टू वॉक आउट ऑफ द गवर्नमेंट। तो सर वी विल वॉक आउट ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, वो सरकार से बाहर आ गए, सरकार गिर गई, और जो 80s में जो जनसंघ था वो भारतीय जनता पार्टी बन गया, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी उसको चलाने लगे। तो वो फिर ग्रेजुअली ग्रो करते करते 2014 में सरकार बनी। तो अब एक सवाल ये तो आ सकता है कि भाई संघ के लोग केवल बीजेपी को सपोर्ट क्यों करते हैं?
हाँ, बिल्कुल हँसता है ना? एक बड़ा वर्ग है संघ का, बिल्कुल। केवल बीजेपी को सपोर्ट क्यों करता है? तो इसमें आप देखो, मेरे को एक बात बताओ, आपके मोहल्ले में 4 लोग रहते हैं, आपकी चारों से दोस्ती है, हाँ। थोड़ा-थोड़ा एक्वेंटेंसेस जी, है ना, वो आपके हैं। तो आप एक के घर तो जाते हो, वो आपको दरवाज़ा ही नहीं खोलता, वो देखता है उसमें से आई में से, ओ यार ये आ गया, छोड़ यार अभी मेरे को अपने टाइम काम इतने हैं, इससे बात नहीं करनी, छोड़ दिया। दूसरे के पास आके वो दरवाज़ा खोला मगर अंदर घुसने की जगह नहीं देना, और सब ठीक है, बढ़िया, अच्छा ठीक है यार, तो मैं बिज़ी हूँ, अब बाद में मिलते हैं। तीसरा आपके लिए डोर ओपन करता है, आपको अंदर बुलाता है, बिठाता है, सर चाय पियोगे? जैसे आपने यहाँ बुलाया, चाय-वाय पिलाई अच्छे में, तो आप किसके घर जाना पसंद करोगे? जब तीसरा वाला चाय पिलाते वाला है, उसी के घर तो जाना पसंद करोगे। तो हम कांग्रेस ने यहाँ, तो कांग्रेस ने तो मना कर रखा है कि नो, अभी इफ यू आर एन आरएसएस मेंबर यू कैन नॉट बी कांग्रेस मेंबर। कम्युनिस्ट जो है वो तो कहते हैं कि अगर तुम लोग आओगे तो हम तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे साथ तो हमारा आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है। और हम कहते हैं, संघ कहता है कि शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है, हम तो प्रेम के आधार पे चलते हैं। वो कहते हैं नहीं, जो क्रांति है वो बंदूक की गोली से निकलेगी। बिल्कुल। तो अगर आप हमारी बात मानोगे तो ठीक है, नहीं तो हम आपको गोली मार देंगे। पूरे वर्ल्ड में उन्होंने ऐसे ही किया कम्युनिस्ट ने। आप कंबोडिया देख लो, आप वियतनाम देख लो, आप चाइना देख लो, आप वे- सो एल्सवेयर जो ईस्टर्न ब्लॉक था वहां देख लो, उन्होंने मारने के अलावा किया क्या? फिर एक चौथा है, जो कहता है अरे यार अंकित आओ ना यार, कभी हमारे घर पे भी तो बैठो यार हमारे साथ। करेक्ट, और आप जाते हो ये एक्सपेक्ट करके कि मेरे को चाय पे बुलाया और वो डिनर करा के भेजता है आपको, करेक्ट, तो आप उसी के घर से जाना पसंद करेक्ट, करोगे? करेक्ट, तो वो हमारी आइडियोलॉजी के नजदीक है। जो बीजेपी एज एन ऑर्गेनाइजेशन है, करेक्ट। इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जो हमारी आइडियोलॉजी उसमें से नहीं मानते हो, हाँ, बट एज एन ग्रुप, एज एन होल, वो हमारी आइडियोलॉजी के नजदीक है। वो हमारी आइडियोलॉजी मानते हैं, जैसा हम सोचते हैं वो ऐसा सोचते हैं, और हमारे लोगों को अपने ऊपर वेलकम करते हैं। तो इसलिए जो संघ वाले लोग हैं वो भाजपा के पास जाते हैं। ठीक है। मगर फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे जहां पर मैं रहता हूँ, जिस जगह पे मेरा जो लोकल एमएलए है, जिस शाखा में मैं जाता हूँ वो उसी शाखा में जाता था, या जाता है, अभी भी कभी कभी आता है, मगर वो किसी दूसरी पार्टी से एमएलए है। मैं पार्टी का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो उसको कट हो जाएगा, सारे पार्टी से निकालते हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और बाकी पार्टीज में तो पता लगता है कि आप आरएसएस को, तो आपको बाहर निकाल देते हो, या कहते हैं आप अपनी मेंबरशिप रिजाइन करो। और बीजेपी वाले कहते हैं नहीं साहब, आप हमारे घर पे चाय पीने आए हो, डिनर भी करके जाओ। ओके, तो इसलिए वो, और क्योंकि आइडियोलॉजी से बिल्कुल। आप उसी के घर तो बैठोगे जिससे आपकी वेवलेंथ और वाइब मिलेगी। राइट। तो हम उनसे वेवलेंथ भी मिलती है, वाइब भी मिलती है, आइडियोलॉजी भी मिलती है। सर लेट्स से जब भी कोई बात आती उठती है तो बीजेपी जो है ना, एक एग्जाम्पल देती है पास से फ्रीडम फाइटरों के, या फिर जो भाई रेवोल्यूशनरीज थे उनके एग्जाम्पल देती है। बट अगर मैं गलत नहीं तो 14 अगस्त 1947 में आरएसएस तो कहती है भाई, हम वो जो तिरंगा झंडा है वो भी हमारे इससे मैच नहीं करता, हम उसे नहीं फॉलो करेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? दोनों चीजें हैं। देखो आपको ये जो सर 52 ईयर्स के बाद उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। नहीं मैं उसमें भी बता, हाँ जी, बिल्कुल। वो नहीं, वो एक मिस नोवेर है, वो उसको भी बता। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट होना जरूरी है। देखो ऐसा है, सबसे पहले बनी है झंडा कमेटी। सबसे पहले झंडे का कॉन्सेप्ट कैसे आया? तो सबको यूनाइट करने के लिए एली बेसेंट ने शायद पहला फ्लैग जो है वो डिजाइन किया। डिजाइन किया। दैट वाज भगवा रंग का फ्लैग था वो, राइट। ठीक है, स्केयर था, भगवे रंग का था, उसमें कुछ स्टार टार ये वो। वहां से फिर बढ़ते 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 फिर जब जो देश का नेशनल फ्लैग डिसाइड होना था, पट्टाभी सीतारमैया वो थे, उसमें नेहरू थे, ऐसे 5-6 लोगों की कमेटी थी। उस कमेटी ने एक फ्लैग प्रपोज किया। वो फ्लैग प्रपोज उन्होंने भी भगवा किया। ये झंडा कमेटी की रिपोर्ट है, ये ऑन रिकॉर्ड है। उसमें भी उन्होंने जो है वो अ, जो प्रपोज किया फ्लैग, वो भगवा ही फ्लैग था और ट्रायंगुलर फ्लैग था, ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके। ठीक है ना? फिर उसके बाद जब वो कमेटी की रिपोर्ट गई, तो अल्टीमेटली अथॉरिटी तो गांधी जी कोई ऑफिस बेरर नहीं थे कांग्रेस के, मगर अल्टीमेट अथॉरिटी को वही थे। जब उनके पास गई तो उन्होंने बोला कि यार ये तो हिंदुओं का झंडा है, तो इसमें बाकियों के रंग भी तो आने चाहिए। वो बोला जी आप देखो, आप हिंदुस्तान का इतिहास उठा करके देखो, भगवान राम का कोई चित्र दिखता है उस पर भी ये झंडा दिखता है, उससे पहले कुछ और दिखता है, उसके बाद दिखता है। और छत्रपति शिवाजी से लेकर महाराणा प्रताप से कहीं तक, कहीं से लेकर कहीं तक आ जाओ, आपको यही झंडा दिखता है, तो किसी और झंडे की कल्पना कैसे कर सकता है? स्वीकार ही नहीं करेगा समाज। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा यार, इसमें बाकियों का रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। वही सेकुलर वाला जो कॉन्सेप्ट था, कीड़ा था, वो सेकुलर वाला कीड़ा था उसमें, तो इसमें बाकियों को, तो फिर उसमें वो 3 कलर्स आ गए। मगर ऐसा नहीं है। देखो जिस दिन 1947 में
थोड़ा और पीछे चले तो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ रावी नदी के किनारे, जहां पर उन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए बात करनी शुरू की करेक्ट, कि पूर्ण स्वराज के लिए अब कांग्रेस जो है ये काम करेगी। बिल्कुल। ठीक है, लाहौर में रावी के किनारे। उससे पहले कांग्रेस के भी एजेंडा में पूर्ण स्वराज नहीं था, स्वतंत्रता नहीं थी उससे पहले, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। उससे पहले था कि हमें एक ब्रिटिश डोमिनियन ही बना दो यार, कुछ को अपना कर लेना, बाकी तुम ही चलते रहो, तुम्हारे राज नहीं चलते। हाँ हाँ। और जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी तो चाहते थे कि यूनियन जैक जो है वो तिरंगे के कोने में लगा रहे। करेक्ट। तो आपकी तो इतनी रेजिस्टेंस थी तिरंगे को लेकर के, आप उसको तो हाईलाइट नहीं कर रहे। तो जब वो 1929 में पहली बार ये पूर्ण स्वराज वाला प्रस्ताव पारित हुआ, डॉक्टर साहब ने सब शाखाओं को, जिन्होंने संघ शुरू किया था, डॉक्टर हेडगेवार ने, उन्होंने सब शाखाओं को एक चिट्ठी लिखी, एक पत्र लिखा कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का वो स्वीकार किया है, सब शाखाओं पर भगवा ध्वज के साथ हम जो कांग्रेस का झंडा है, तिरंगा झंडा, उसको भी फहराना चाहिए। तो सब शाखाओं ने वो तिरंगा झंडा फहराया अपनी शाखाओं पे। अच्छा। अब हमें प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, 2002 तक तो, जब तक नवीन जिंदल सुप्रीम कोर्ट जाकर के जो फ्लैग कोड था उसमें अमेंडमेंट नहीं करवाया, आप झंडा लगा ही नहीं सकते थे कहीं भी। अच्छा। आप तिरंगा झंडा लगा ही नहीं सकते थे। नवीन जिंदल जो अभी जिंदल ग्रुप के एमडी और अभी एमपी है कुरुक्षेत्र से, वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से वो सुप्रीम कोर्ट से वो निर्णय लेकर के आए, और उस डिसीजन के बाद प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे बाकी सब जगहों पर जो है वो तिरंगा झंडा फहराना शुरू हुआ। उससे पहले तिरंगा झंडा ही नहीं फहरा सकते थे आप। तो ये कहना 52 साल तक तो, अरे भैया तो कांग्रेस ने कौन सा है वो। अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, तिरंगा आपका राष्ट्रीय ध्वज जो है वो तिरंगा भगवा, ऊपर बीच में सफेद और नीचे हरा, बीच में चक्र। तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी सेम झंडा हो सकता है क्या, फ्लैग हो सकता है क्या? आप लोगों को कंफ्यूज करना चाह रहे हो, आप लोगों की इमोशंस के साथ खेलना चाह रहे हो। तो आप, ये संघ ने नहीं फहराया ऐसा नहीं है, आपने मिसयूज किया, कांग्रेस ने मिसयूज किया सारा जीवन तिरंगे झंडे का। मतलब जैसा नेशनल फ्लैग है, आपने वैसा अपना पार्टी का फ्लैग बना रखा। क्यों बना रखा? somebody should question this and go to the Supreme Court and get it removed। आप कंफ्यूज कर रहे हो। बिल्कुल। आपने हाथ लगा दिया बीच में और उन्होंने चक्र लगा दिया, तो हाथ में भी ऐसे लाइनें हैं, चक्र में भी ऐसे लाइनें। आप लोगों को आप ये बताना चाह रहे हो कि भैया देश और हम एक ही हैं, आप उधर जाओ या इधर जाओ, आप हमारे पास ही। क्यों भाई? और हमने तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे लोगों ने, हमारे स्वयंसेवकों ने तिरंगे के लिए जान दी है। बिल्कुल। गोवा कब आजाद हुआ? जब अंग्रेज भारत छोड़ के चला गया, पोर्चुगीज तो गए नहीं छोड़ के, और किसी को ध्यान नहीं आया, संघ के स्वयंसेवकों ने जाकर के गोवा को आजाद कराया। दादर दमन और दीव वो कब आजाद हुआ? वहां से कब गए फ्रांसीसी छोड़ करके? संघ के लोगों ने आजाद करवा करके 15 दिन वहां गवर्न किया, वहां से लेटर लिखी सेंटर को, दिल्ली में नेहरू जी को, कि भाई साहब हमने वहां को भगा दिया यहाँ से, हम आप अपने लोग भेज करके इसका प्रशासन, इसका एडमिनिस्ट्रेशन तो चलवाओ। और नेहरू जी को लगता था अगर ये हो गया तो यार पोर्चुगीज भी हमारे से नाराज हो जाएंगे, फ्रेंच भी हमारे से नाराज हो जाएंगे, इसलिए ये नहीं करता। तो संघ के लोगों ने जाके करवाया। यहाँ तो 47 में जब देश आजाद हो गया, उसके बाद कांग्रेस तो मस्त हो गई। ये जो छोटी छोटी चीजें थी, इसको उन्होंने सोचा ही नहीं। एंड मतलब आपको ये जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि जब हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ तो पीपल, द लीडरशिप एग्रीड टू गिव अ रोड फ्रॉम वेस्टर्न पाकिस्तान टू ईस्टर्न पाकिस्तान, कटिंग अक्रॉस यूपी एंड बिहार। अच्छा। पूरा एक कॉरिडोर देने के लिए तैयार हो गए थे। पूरा कॉरिडोर दे देते हैं यहाँ से। बात सरदार पटेल नहीं होते तो शायद वो कॉरिडोर भी बन गया होता पूरा। ओके। तो तिरंगे के लिए किसने किया जी? आपने तो नहीं किया क्या तिरंगे के लिए? और ये जो कांग्रेस आज की कांग्रेस है, दिस इज नॉट दैट कांग्रेस which used to be, which right, right, that Congress was a movement. This Congress is a political party. right। और अगर वही कांग्रेस है तो फिर आपकी स्थापना तो अंग्रेज ने करी थी। तो अंग्रेज तिरंगे की रिस्पेक्ट कैसे करेगा? जब आपका बीज ही खराब है तो पेड़ कैसे अच्छा बनेगा यार? बिल्कुल। बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से है? कैसे होगा उसके ऊपर? तो ये एक क्या है कि एक नैरेटिव इस देश में हमेशा से चलाने की कोशिश रही कि हम ही हैं जो ठीक हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं। हाँ नहीं कांग्रेस और जो रूलिंग पार्टी थी, जो भी रूलिंग आइडियोलॉजी थी, दे ऑलवेज ट्राई टू
इम्पोज दैट वी आर दी ओनली पीपल हु आर राइट। जो हमारे साथ नहीं है वो देश के खिलाफ है, क्योंकि हम तो देश है हमारा, और देखो झंडा भी दोनों मिलते हैं, हमारा झंडा और तिरंगा झंडा दोनों मिलते हैं, बिल्कुल। तो हम ही है जो कुछ है। अच्छा, मुझे हमेशा से लगता है कि गांधी जी इतने डिबेटेबल टॉपिक क्यों है? किसी के एंगल से देखो तो बड़ा ही क्लीन दिखाते हैं, किसी एंगल दिखाते तो बड़ा ही पॉलिटिकली साउंड दिखाते हैं, हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते थे वो। यार देखो ये तो हमेशा ही रहेगा। देखो भगवान राम को भी कुछ लोग ठीक मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम का ही पुत्र। नहीं, मैं आपका टेक जानना चाहता हूँ। ऐसा है, देखो जितने भी लोग, जितनी भी ये हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज है ना, उनका इवैल्यूएशन आज नहीं कर सकते आप। हाँ, उस ये बात टाइम में कॉन्टेक्स्ट क्या था, उस टाइम में क्या सिचुएशन थी, उस समय में मतलब अ, हो सकता है कि आज जो हमें ठीक लग रहा हो वो आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद वाली जनरेशन को लगे ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है जी, ये तो आपको उसी समय ये क्यों करना चाहिए था, क्यों किया आपने, ठीक क्यों नहीं किया। तो वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदल जाती है। करेक्ट। तो इसलिए गांधी जी उस समय ठीक होगी, मगर एक चीज विच इज जो किसी भी तरह से जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, वो ये है कि कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि आप उसके विषय में बात ही नहीं कर सकते। ओके। ये नहीं होना चाहिए करेक्ट। भाई। ये करके तो आप आने वाली पीढ़ियों की बुद्धि बंद कर दे रहे हो यार, कि नहीं बॉस, दिस इज नॉट योर डोमेन, नो नीड टू गो और एक्सप्लोर और डू एनीथिंग। ऐसा नहीं चलेगा। ओके। किसी को एक आदमी अच्छा लग सकता है, उस समय के जो लोग थे उनको भी, कुछ को गांधी जी अच्छे लगते थे, कुछ को नहीं लगते, नहीं लगते। कुछ को भगत सिंह और वो सब अच्छे लगते थे, गांधी जी अच्छे नहीं लगते थे। करेक्ट। ये क्लास थी ना, जब भगत देव, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, त्रैलोक्यनाथ चटर्जी, राजगुरु, वायलेंस नॉट वायलेंस का ही सारा खेल वो था। था ही था ना, नरम दल गरम दल, बिल्कुल। वो था ही ना। बिल्कुल। तो उनको कुछ लोग, वो कुछ लोगों को वो अच्छा लगता था, कुछ को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं अच्छा लगा, वो कांग्रेस छोड़ के बाहर चले गए, उन्होंने जाकर के आजाद हिंद सेना बना दी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगता है कि कभी ऐसा होगा कि आरएसएस को लीड करने कोई लेडी भी आएंगी, हो सकता है। या कि ऐसा है कि बस वो क्योंकि मुझे लगता है संघ दो में डिवाइड है, मेन ओरिएंटेड है, वुमेन ओरिएंटेड है, दो दो विंग्स हैं यार शायद। मेरे को एक बात बताओ, हाँ। बीसीसीआई की मेन टीम की कैप्टन कभी कोई लेडी बन जाएगी? मुश्किल है। ऐसा है, 1925 में संघ बना, 1936 में राष्ट्र सेविका समिति, सेविका समिति, बिल्कुल। ठीक है। जो राष्ट्र सेविका समिति है वो महिलाओं में काम करती है, देश भर में आज की डेट में 4500 के आसपास उनकी शाखाएं हैं, अच्छा। 4500, एंड प्रोबेबली दैट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। वर्ल्ड लार्जेस्ट। ओवरसीज भी काम है उनका भी, अच्छा। वैसे संघ का है वैसे उनका भी है। आप देखिए जो शाखा का स्ट्रक्चर है, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर से की जो शाखा है आप वो छोड़ दो, तो उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनाइजेशन संघ इंस्पायर्ड है, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, एबीवीपी, बीजेपी, सेवा भारती, संस्कार भारती, विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सब में महिला पुरुष दोनों काम करते हैं, क्योंकि काम करने का मेथोडोलॉजी जो है वो डिफरेंट है। डिफरेंट। यहाँ पे क्या, यहाँ फिजिकल एक्सरसाइज है, बाकी सब है। और जिस समय 1925 में संघ बना या 1936 में जब समिति बनी, तो समाज का ऐसा वातावरण नहीं था उस समय, ठीक है। कि महिला पुरुष एक स्थान पर इकट्ठे करेक्ट। खेल सके, मतलब कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, वो गैप था। वो गैप था, और अभी भी नहीं है। अभी भी। आप देखो अभी कोई 2-4-5 गेम्स ऐसी हैं जिसमें वो मिक्स वो चलता है, उसमें दोनों का पार्टिसिपेशन चलता है। नहीं तो अगर विमेन क्रिकेट टीम है तो वो विमेन क्रिकेट टीम है, मेंस क्रिकेट टीम है तो वो मेंस क्रिकेट टीम है। और ये समिति ने, राष्ट्र सेविका समिति, दी अदर आरएसएस एंड दी आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हम दोनों ने मिलके बैठ के तय किया कि हम अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के पैरेलल चलाएंगे। जिस दिन हम बैठ के ये डिसाइड कर लेंगे नहीं हमने मिलके एक इकट्ठे काम करना, उस दिन इकट्ठे काम कर लेंगे। उस दिन राष्ट्र सेविका से जो मतलब संघ का जो चीफ है वो लेडी भी बन सकती है। बाकी जो हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन उसमें तो है ही है। राष्ट्रीय सेवा भारती है एक ऑर्गेनाइजेशन विच इज रनिंग अबाउट 150,000 प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर इंडिया। तो उसकी जो प्रमुख है वो महिला है। और ये जो राष्ट्रीय सेविका समिति है, इंसिडेंटली इनकी सारी एक्टिविटीज आर जस्ट लाइक आरएसएस, बीइंग गवर्न्ड बाय, बीइंग मैनेज्ड बाय फीमेल्स ओनली। ओके। और फिर दूसरा एक बात बोल रहा था। हाँ जी।
मैं प्रोफेशनली कोई काम करता हूँ या सोसाइटी का कोई काम करता हूँ तो मैं अपनी वाइफ की सपोर्ट के बिना कर सकता हूँ क्या? या जब मैं मैरिड नहीं था तो मैं अपनी मदर की अपनी सिस्टर की सपोर्ट के बिना कर सकता हूँ? 2 पिलर हैं वो तो हमेशा ही रहेंगे हमें। हमेशा ही रहेंगे। बिल्कुल, तो वो संघ में भी वैसे ही है। राइट। तो मैं संघ की जगह पे ठीक से जाना और चला जाता हूँ, काम कर लेता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन जो काम देती है वो मैं कर लेता हूँ। तो इसीलिए कर पाता हूँ कि माय वाइफ सपोर्ट्स मी, राइट, शी टेक्स केयर ऑफ द फैमिली, फैमिली। राइट। शी इज आल्सो अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, शी रन्स दैट स्कूल आल्सो एंड देन शी हेल्प्स मी इन डूइंग माय संघ कार्य। तो वो तो जितने संघ में स्वयंसेवक हैं उतनी मतलब पुरुष हैं उतनी महिलाएं भी हैं। सर एक बड़ा मॉडर्न सा सवाल पूछता हूँ बिकॉज़ क्लोजिंग की तरफ जाते हुए एक सवाल तो पूछना पड़ेगा आपसे। लेट्स से हम आज के लिए जेंडर इक्वलिटी बड़ा शब्द सुनते हैं ना, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। अब एलजीबीटीक्यू भी आ गया है, तो आप उनका इंक्लूजन कैसे देखते हैं? यार हमारे यहाँ तो एलजीबीटीक्यू से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार। महाभारत के समय से हम तो बिल्कुल, देखते हैं मैं आप कैसे देखते महाभारत में 2 कैरेक्टर हैं, एक वृंडला है जो अर्जुन बना और एक शिखंडी है। तो हमारे यहाँ तो एक्सेप्टेंस है। हैं? राइट, हमारे यहाँ भी एक्सेप्टेंस है। ओके। जब ये 366 पे जब क्या वो कोर्ट संघ का का पार्ट बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं भी। अच्छा, ओके। यार अब तो अब अरे भैया अब तो सनातन में महामंडलेश्वर बन गए यार। महामंडलेश्वर, ओके। महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, हाँ बिल्कुल। त्रिपाठी महामंडलेश्वर। हमारे और किसी धर्म में बताओ है क्या? आप बताओ ना किसी तभी और सवाल रिलीजन पूछा में, आप किसी और रिलीजन में है क्या? तभी सवाल पूछा है। मुस्लिम्स में है नहीं, वो क्या? हमारी गेस्ट रह भी चुकी हैं। मुस्लिम्स में है क्या? बिल्कुल, क्रिश्चियनिटी में है क्या? कोई धर्मगुरु जिंदा जला दिया यार क्रिश्चियनिटी में। तो बिल्कुल। जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के जिसके बारे में पता चल गया उसको जिंदा जलाने की प्रथा है उनके यहाँ में, हमारे यहाँ नहीं है। जो एस्टेब्लिश्ड लाइन से लेफ्ट राइट जरा भी हुआ, गैलीलियो को नहीं मार दिया क्या? जिसने कहा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। घूमती है। हमारे यहाँ तो ग्रंथ में लिखा था उससे पहले ही करेक्ट। भूगोल। तो हमारे यहाँ ये नहीं कहा चपटी है जमीन। हमारे यहाँ तो जो ज्योग्राफी जिसका जिसका लिटरल ट्रांसलेशन हमारे यहाँ पे भूगोल है उसमें लिखा जमीन गोल है। तो मतलब भूगोल गोल मतलब जमीन गोल। उनके यहाँ तो चपटी बोली किसी के यहाँ जिसने कह दिया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर नहीं लगा सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाती, उसको मार दिया। जो कोई एलजीबीटीक्यू और विच हंटिंग तो अभी 200 साल पहले तक भी वो लोग करते रहे। क्या करते थे? बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे यहाँ आप वो पढ़ोगे कोई भी उपनिषद पढ़ोगे, कोई भी आप वेद पढ़ोगे, उसमें उसमें ऋचा जो ऋचाएं हैं जो लिखी हुई हैं उसमें महिलाएं हैं जिन्होंने ऋचाएं लिखी हुई। नाइस। महिला ऋषि हुई है हमारे यहाँ पर, उन्होंने ऋचाएं लिखी हैं, उन्होंने लिखी है। एलजीबीटी के 2 उदाहरण तो मैंने आपको दे ही दिए। राइट। एक वृंदला का दे दिया, 1 साल बंद करे, दूसरा शिखंडी का दे दिया। खंडी का दे दिया। वो तो राजा था यार हमारे यहाँ बिल्कुल, तो, बिल्कुल, राजकुमार। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ इंक्लूजन में कोई इश्यू नहीं है। एक एक सर आपने बोला था बहुत सेंसिटिव इश्यू भी है। लास्ट की तरफ ही बढ़ रहे हैं, बट सेंसिटिव इश्यू भी है। लोग कहते हैं कि लोग बीफ पे बात करते हैं तो बड़ा टैग करके बात करते हैं कि भई हम क्या बोलते हैं, बढ़ावा देने वाली बात करते हैं, काऊ मीट, वो बीफ मीट। आपने कहा था उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। नहीं देखो ऐसा है, 2 चीजें हैं, इसके 2 एस्पेक्ट्स। राइट। एक एस्पेक्ट तो ये है कि व्हाट एक्चुअली इज बीफ पर से, जो एक्सपोर्ट की टर्म्स में जब बात करते हैं। तो मैंने जो थोड़ा बहुत रिसर्च किया, आई ट्राई टू फाइंड आउट द डेटा एंड वाई। तो उसमें बीफ में काउ मीट इज एक्सक्लूडेड, बुफेलो और बाकी सब जो चीजें हैं। एक तो ये मिस नोट। दूसरा ये है कि अगर मान लो गाय बिक भी रही है और कट भी रही है तो बेच कौन रहा है? जो पाल रहा है वही तो बेचता है। तो पाल कौन रहा है? वो हिंदू ही तो पाल रहा है, तो हिंदू ही तो बेच रहा है यार। करेक्ट। उसको समझाना पड़ेगा कि बॉस, और वो कब बेचता है? जब गाय बीमार हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, दूध देने लायक नहीं रहती है, तो वो तब बेचता है उसको। भैया उसको समझाने का टॉपिक है कि भैया ये गाय जो है इट स्टिल मेक्स इकोनॉमिक सेंस कोट अनकोट टिल द लास्ट ब्रीड। ये उसको समझाना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंटेशन दिखाना पड़ेगा, वो इससे क्या कर सकता है उसको वो बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। वो समझ में आ जाएगा तो गाय बिकनी कम हो जाएगी, मतलब बिकेगी नहीं तो कटेगी भी। बिल्कुल। दूसरा ये जो रिलीजन, फूड, ड्रेस, ये ना बड़ा पर्सनल सा मैटर है। करेक्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
नॉर्थ ईस्ट की कुछ ट्राइब्स जो है वो बीफ खाती है, खाती हैं बिल्कुल। ठीक है, अरुणाचल की खाती हैं, मणिपुर में, नागालैंड में ये ट्राइब्स खाती। हाउ क्रिश्चियंस कन्वर्टेड देम। अब वो नागालैंड तो 99.9% क्रिश्चियन हो गया, पहले तो नहीं था। मणिपुर में क्रिश्चियन और मैतेई और कुकी की लड़ाई है, वो क्रिश्चियन हो गए, वो हिंदू है, पहले तो ऐसा नहीं था। तो ये लोग बीफ खाते थे। मिशनरीज ने जाके अरुणाचल में ये समझाना शुरू किया कि आप बीफ खाते हो और हिंदू तो बीफ खाता ही नहीं, तो आप हिंदू तो नहीं हो, आप तो हिंदू हो ही नहीं। तो हिंदू नहीं है तो क्या है, आप तो एनिमिस्ट हो, नेचुरलिस्ट हो, नेचरिस्ट हो आप तो फिर आप क्रिश्चियन भी बन जाओ, उसमें क्या है। वो कन्वर्जन भी तो रोकना ही पड़ेगा आपको, बॉर्डर एरिया है। यू नो व्हाट, इंदिरा गांधी, द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वाज वेरी वरीड अबाउट कन्वर्जन हैपनिंग इन नॉर्थ ईस्ट। और इसका सॉल्यूशन उसको क्या समझ में आया बता आपको, इसका सॉल्यूशन ये समझ में आया कि आरएसएस के लोगों को वहां में इन्वॉल्व कर देती हो, वो कन्वर्जन रोक सकता है। तो एक हमारे संघ के एक बड़े ऑफिस बीरर हुए एकनाथ रानाडे, अच्छा। ही वाज जनरल सेक्रेटरी ऑफ आरएसएस एट वन पॉइंट इन टाइम। देन ये जो आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल सुनते हो, वो उन्होंने बनवाया, ओके। और विवेकानंद केंद्र करके उन्होंने वहां स्टैब्लिश किया। इंदिरा गांधी वहां पर जब गई तो केरल में गई, तो वो तमिलनाडु में गई, कन्याकुमारी में, तो वो वहां पर होकर आई, उन्होंने सारा समझा देखा। कि जब वो वापस आई तो उन्होंने एकनाथ रानाडे जी को बुलाया, उन्होंने कहा देखो नॉर्थ ईस्ट में ऐसे कन्वर्जन हो रहा है, मैं सरकार की ओर से उसको रोक नहीं सकती, ये काम आप कर सकते हो, आप करो इसको फीस। उन्होंने कहा हम कैसे कर सकते हैं, बोले ये जो आपने वो एजुकेशन का मॉडल वहाँ डेवलप किया है ना, तो आप स्कूल्स खोलो वहाँ। बोले हमारी तो वी आर वेरी स्मॉल, वी कांट डू इट। वहाँ स्कूल खोलना तो कैपिटल इंटेंसिव, और तो पैसा नहीं है, लैंड नहीं है। तो बोला लैंड मैं दूंगी आपको, लैंड मैं दूंगी, रिसोर्सेज मैं दूंगी, आप स्कूल खोलो और चलाओ। तो वीकेवी, विवेकानंद केंद्र विद्यालय इज वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड स्कूल्स इन अरुणाचल प्रदेश। जैसे इधर डीपीएस है, वैसे वहाँ वीकेवी या डीपीएस मॉडर्न है, ऐसे वहाँ वीकेवी की वो है। तो वहां पर कन्वर्जन रोकने का काम भी संघ ने किया। ओके। मगर वहां के लोगों को ये जब जाकर कोई समझाएगा हाँ। कि बॉस अगर आप बीफ खाते हो तो आप हिंदू नहीं हो, हाँ। तो समाज कटेगा ना आप, कटेगा बिल्कुल। और बॉर्डर एरिया है, तो इसलिए जो बीफ और ये सारी चीजें हैं, इसमें हिंदुओं को ही समझाने की ज्यादा जरूरत है रादर देन दी अदर पीपल। करेक्ट। उनको आप समझाओगे, गाय अगर बिकने नहीं आएगी तो कटने क्यों जाएगी, बिकेगी तो कटेगी ना। तो करेक्ट। आप गाय का बेचना रुकवा दो, कटनी अपने आप बंद हो जाएगी, आप बीफ बंद हो जाएगा अपने आप। वीर सावरकर जी को कैसे देखते हो? वीर सावरकर को मैं कैसे देखता हूँ, वीर सावरकर एक बहुत देशभक्त, क्रांतिकारी, चिंतक, आइडियोलॉग, ऑथर, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपसे मैच करते हैं, आप लोगों की आइडियोलॉजी काफी हद तक। बहुत लंबे समय तक संघ की और सावरकर की नहीं बनी, सावरकर संघ से नाराज रहे। ये सवाल ऐसे ही एंड ऑन द संघ से नाराज ही रहते थे। बिल्कुल। तो वो ये कहते थे डॉक्टर हेडगेवार के बारे में कि मैं अगर आपको एकदम कोई एकदम लड़ाका, एकदम उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति देता हूं ना, तो आपके पास इतनी ताकत है कि आप उसको नपुंसक कर देते हैं, वो उसमें आ जाता है, अरे नहीं धीरे धीरे करेंगे, मैं तरह से। तो इसलिए उन दोनों की कभी बहुत ज्यादा आपस में बनी नहीं। वो बनी नहीं। और एक समय तक तो कांग्रेस जो है वो सावरकर को हमारे से ज्यादा ओन करती थी यार। करेक्ट। 1970 में डाक टिकट निकाला इंदिरा गांधी ने सावरकर, बिल्कुल। और लेटर लिखा बकायदा सावरकर के उसमें, प्रेजिंग हिम, बिल्कुल। कि भारत माँ के सपूत और ये वो सब उसमें लिख करके दिए। वो बाद में 75 के बाद में जो है वो सावरकर इधर हो गए और बाकी सब उधर हो गया। मगर इसमें कोई दो राय नहीं। देखो कोई भी ऐसा फ्रीडम फाइटर नहीं हुआ जिसको
2 जन्मों का आजीवन कारावास मिला हो, उनको मिला ना। उनको मिला। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल एक्सट्रीम काला पानी से जो काला पानी की सजा में भी बिल्कुल एक्सट्रीम एट्रोसिटी, एट्रोसिटीज। मतलब खुद कोल्हू चला करके रोज जो है वो नारियल का तेल निकालना, रस्सी जूट से हाथ से रस्सी बुनना, वो सारे काम उनको दिए करने के लिए। बिल्कुल और जो उन्होंने जो हम वो छुआछूत वाला जो उसके कह रहे थे, बिल्कुल उसके अगेंस्ट में वो स्मृति मंदिर और वो सब जो इतने सारे बनाए, इन सब लोगों को एक स्थान पर बिठा करके उन सबके साथ खाना खिलाने वाला काम, भोज करने वाला, सहभोज करने वाला काम, वो सब काम उन्होंने किए। साइंटिफिक टेम्परामेंट पे उनके लिए एक शब्द यूज कर सकते हो आप, अनएलॉयड पैट्रियटिज्म। ओके। और ही वाज द, मतलब वो चाहते थे कि जब भारत और भारतीय हैं, इन सब का एक साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, इसलिए वो कर्मकांड में नहीं फंसे होंगे। उन्होंने वो सब किया जो सोसाइटी के लिए ठीक था, कर्मकांड से बाहर जाकर के। तो पार्टीशन भी नहीं चाहते थे वो पार्टीशन भी नहीं चाहते। बिल्कुल। और जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि मैं 20 साल बाद पार्टीशन होता हुआ देख रहा हूँ 1927, 28, 29 में, अब और जो उन्होंने उस समय रास्ता बताया था, उस रास्ते पे अगर कांग्रेस चल लेती तो शायद पार्टीशन होता भी नहीं। करेक्ट पार्टीशन होता भी। करेक्ट। वो कहते हैं क्योंकि तुम मुसलमान हो इसलिए मैं हिंदू हूं, नहीं तो मैं महामानव हूं, बोला उन्होंने। अच्छा। ये मतलब दिस इज वेरी फेमस कोट फ्रॉम हिज बुक, क्योंकि तुम मुसलमान हो इसलिए मैं हिंदू हूं, नहीं तो मैं महामानव हूं। मैंने कहा मेरे लिए तुम्हें एसिमिलेट करना या तुम्हें साथ लेकर चलना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर क्योंकि तुम कहते हो कि यार दुनिया में कोई एक देश ऐसा नहीं है जहां इस्लामिक मेजोरिटी हो और माइनॉरिटी भी इज्जत से रह रही है। कह रही हो बिल्कुल बिल्कुल। आप दुबई जो है इसको छोड़ दो, बिल्कुल। आप सऊदी देख लो ना, दुबई तो इट इज अ प्योर बिजनेस लैंड। और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि वो मुस्लिम कंट्री है तो मुस्लिम्स को ही सपोर्ट करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां नहीं है। मगर उसके अलावा कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, तो बाकी सब गल्फ कंट्रीज तो वैसी है ना। बाकी कोई और 52 देश है मुसलमानों के, कोई एक बता दो मेरा जहाँ पे माइनॉरिटी मेजोरिटी ठीक रह रही हो। क्या क्या क्रिटिसिज्म आरएसएस को झेलना पड़ा टिल स्टार्ट टू एंड तक, अभी तक हर तरह का। क्या क्या उसमें आता है? जैसे कुछ कहते हैं लोग गांधी जी के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं थे भाई, 3 बैन कर दिए। हाँ, जब उनको गोली चलाई नाथुराम गॉडसे ने मारा तो उसका उनको आरएसएस को बैन भी कर दिया, उसके बाद वही तो कह रहा हूँ 3 बार तो बैन कर दिया। पहला बैन था 1948 में। कुछ कहते हैं उनका फ्रीडम फाइटिंग में कोई रोल ही नहीं था। जितना नाथुराम गोडसे ने संघ में काम किया उतना ही उसने कांग्रेस में काम किया। बिल्कुल। तो फिर तो कांग्रेस को रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए। संघ, आप सत्ता में हो इसलिए आपने, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 48 का संघ पे बैन लगाने से फायदा किसको हुआ? नेहरू को हुआ। और वो एंगल कभी किसी ने एक्सप्लोर किया क्या? नेहरू ने तो पहले ही 47 के एंड में, शायद दिसंबर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अमृतसर में एक स्टेटमेंट है उनका, आई विल क्रश आरएसएस। गुरुजी जो उस समय संघ के दूसरे सरसंघ चालक थे, चीफ थे, उन्होंने कहा आई विल क्रश दिस क्रशिंग मेंटालिटीज। तो वो तो पहले ही संघ पे बैन लगाना चाहते थे। जैसे ही थोड़ा सा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिला, उनको लगा यार ये गांधी की हत्या हो गई, देश एकदम इमोशनल है, चलो संघ पे बैन करो। सरदार पटेल ने लेटर लिखा है नेहरू को कि मुझे नहीं लगता कि संघ का कोई भी रोल है इसमें। हमने जो कमीशन बनाया, जो हमारी सीआईडी और ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने जितना भी इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद मेरा कंक्लूजन ये है कि संघ का इसमें गांधी के मर्डर में कोई रोल नहीं है, और कोर्ट से जाके बैन हटा। करेक्ट। फिर उसके बाद कपूर कमीशन बनाया इंदिरा गांधी ने 64 या 65 में, 66 में शायद, जब वो शास्त्री जी की हत्या के बाद, जब वो शास्त्री जी की डेथ के बाद, जब वो भी पता नहीं डेथ भी या मर्डर था क्या कर, वो दैट इज ऑल्सो स्टिल अ मिस्ट्री। तो उन्हें कपूर कमीशन बनाया। कपूर कमीशन ने 66 में इन्वेस्टिगेशन की, 700 लोगों को उसने वो किया, क्रॉस किया उन लोगों ने, एंड ही ऑल्सो कंक्लूडेड कि संघ वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन गांधीज मर्डर। फिर ये जो आपने अभी बात बोली कि
स्वतंत्रता संग्राम, आज़ादी की लड़ाई में कोई रोल नहीं है। डॉक्टर हेडगेवार 2 बार जेल गए यार, एक बार 10 महीने रह के आए। उससे पहले जब वो जेल से छूट कर के आए 1920 में, तो मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खान ये लोग वहाँ गए नागपुर में, उनके वेलकम में जो प्रोग्राम हुआ उसमें 29 में उन्होंने सरसंघ चालक जो आरएसएस चीफ के पोस्ट से रिजाइन किया, अपनी जगह पे दूसरे व्यक्ति को आरएसएस का चीफ बनाया, जंगल सत्याग्रह किया, 10 महीने अरेस्ट हुए। 10 महीने अरेस्ट होने के बाद रिलीज हुए, रिलीज होके और जब वो अरेस्ट हुए तो उस समय जो उन्होंने अपना बयान दिया, उन्होंने मैं अपने आप को डिफेंड खुद करूंगा जब केस चला। तो जज ने अपनी जजमेंट में लिखा है, योर डिफेंस इज, मतलब आपका जो डिफेंस है वो आपके ओरिजिनल स्टेटमेंट से ज्यादा खतरनाक है। अच्छा 10 महीने की कैद उनको वो दिया। जब यहाँ से ये राजगुरु जो थे वो यहाँ से जब निकले और भाग नागपुर गए, तो नागपुर में हमारे कार्यकर्ता के घर पे जाकर के रुके, और वहाँ आसफ अली ने लिखा अपने उसमें कि दिल्ली के जो आरएसएस के चीफ थे लाला हंसराज गुप्ता, मैं उनके घर पे जाके 15-15, 20-20 दिन रहती थी जब अंग्रेजों से मेरे को छुपना होता था, क्योंकि कोई उनको जानता नहीं था। यही ग्रेटर कैलाश में रहते हैं दिल्ली में। अब आपको अगर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, मैंने आपको गोवा का और दमन दीव का बताया कि वहां पर जाकर कैसे ये जो हैदराबाद का सेक्शन हुआ, उसमें संघ का क्या रोल है, उसमें बुक है पूरी, पढ़नी चाहिए। एक बुक है संघ और स्वराज, प्रभात प्रकाशन ने छापी है, डॉक्टर रतन शारदा ने लिखी है। इफ यू गो थ्रू स्मॉल बुक 70, और संघ कितना बड़ा था यार उस समय, पीछे 25 में तो संघ शुरू हुआ बिल्कुल। और ये जो 1947 में जब पार्टीशन हुआ है, यहाँ पे पंजाब सहायता समिति और वेस्ट बंगाल में हिंदू सहायता समिति, ये 2 संघ ने समितियां बनाई जो वहां से हिंदुओं को निकाल करके लाना, उनको यहाँ रिहेबिलिटेट करना, ये सारे काम करती है। उनको सपोर्ट करना, रिहेबिलिटेट करना, करेक्ट, रेस्क्यू करना और उसके बाद रिहेबिलिटेट करना यहाँ पर जाके, ये सारे काम आप इसको एक्सक्लूड कर दो, आप मत मानो इसको आजादी की लड़ाई का हिस्सा। करेक्ट, क्योंकि आपकी आजादी तो रात के 12 बजे हो ही गई थी ना, जब आपने वो स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट, हाँ राइट, तो वो आपने जब भाषण दे दिया था, तो आप थोड़ी ना चिंता कर रहे थे कि वहां लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं। ट्रेन आ गई पूरी की पूरी कट के अमृतसर में आकर के खड़ी हो गई, बिल्कुल छेदी सिंह करके वो जो था, ट्रेन आके रुक गई अमृतसर में, कोई एक आदमी बाहर नहीं निकला, स्टेशन मास्टर में अंदर जाकर के देखा तो कोई तो सारी ट्रेन कटी हुई थी। आप तो वहां पर लाल किले पे भाषण दे रहे थे कि देखो भगवान भी खुश है, बारिश हो रही है हल्की हल्की और देश आजाद हो गया। तो वहां से लोगों को निकाल के लाना, रेस्क्यू करना, उनको रिलीफ देना और रिहेबिलिटेट करना, रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेट, तो संघ के लोगों ने काम किया ना ये सब। राइट, बात की फिल्मों पिक्चरों में दिखा। राइट, राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने भाग बनाई ना, उससे पूछा, मैंने कहा यार आपने आरएसएस दिखा दिया, वो भी उस समय में जब एनडीए की, यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार। कहते सर मैंने 4 साल 5 साल उस पर रिसर्च किया है, और रिसर्च कर मैं जितने लोगों को मिला हूं तो इनवेरिएबली सबने कहा कि संघ ने बचाया, आरएसएस ने बचाया, नहीं बचाते तो हम आते नहीं, हम मर गए होते, हमारे बच्चे, हमारी लड़की मर गई होती, हमारी लड़की उठा ली होती, उन्होंने रख ली होती, रेप हो गए होते, तो मैं कैसे नहीं दिखाता। दैट वुड हैव बीन इनजस्टिस टू द आरएसएस। और आप इसको मत मानो, आप उसको नहीं मानना तो आपकी अगर कोई फ्रीडम स्ट्रगल की कोई आपकी अपनी डेफिनेशन तो आप उसके हिसाब से कर लो, तो उसमें भी आएगा यार कुछ तो पैरामीटर्स बना। तो ये लगा, उसके बाद अब कम्युनलिज्म का डर लगता है, कम्युनिज्म, समाज में जो है वो विद्वेष फैलाते हैं, समाज में लड़वाते हैं, आर्थिक दंगे करवाते हैं। कोई एक दंगा आज तक 1947 से लेके आज 2025 तक जिसके बाद कमीशन बना हो उसमें आरएसएस का रोल कोई एक आदमी प्रूव नहीं। आपको क्या लगता है अगर आरएसएस का रोल कहीं एक जगह पे प्रूव हो गया होता तो ये दूसरा ये कम्युनलिज्म वाला जो है ये एक इल्जाम लगता है, आरोप लगता है, जो भी आप इसको मानो, तो वो मुझे कुल मिलाकर के ये लगता है कि जो लोग आरएसएस को मीडिया के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं ना, राइट, या थ्योरेटिकल जानने की कोशिश करते हैं, वो इन सारी चीजों में उनको इशू आता है। करेक्ट, उनको लगता है कि यार ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। तो इसको आप ऐसे समझो कि एक वो बचपन में एक कहानी सुनते थे ना, एक बड़ा सा हाथी एक कमरे में खड़ा कर दिया, 5-6 लोगों की आंख पे पट्टी बांध दी और उनको किसी को टांग पकड़ा दी, तो वो कह रहा है कि यार ये तो खब्बा है, किसी को कान पकड़ जैनिज्म है, वो कह रहा है कि ये तो छलनी है, ये कहानी जैनिज्म, हाँ मतलब तो वो सब अपने अपने हिसाब से उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीजों में से कोई एक भी चीज संघ पे स्टिक की होती
तो आरएसएस वुड हैव लिव्ड फॉर 100 years एंड ग्रोइंग, राइट। है ना। ये नहीं होता अगर ये इनमें से कोई भी चीज जो है वो स्टिक की होती, इसलिए वो चीज स्टिक नहीं की। और कुल मिलाकर के जो संघ, देखो संघ का किसी से विरोध नहीं है, करेक्ट। हम किसी को अपना विरोधी नहीं मानते, मगर जो अपने आप को संघ का विरोधी मानते हैं धीरे धीरे वो लोग कम हो रहे हैं, करेक्ट। है ना। वो जो संघ को देख रहा है, संघ के काम को देख रहा है, हाँ। जितनी नेचुरल कैलामिटीज आती हैं वहां जाता है। उसमें वो देखते हैं कि यार सबसे पहले ये लोग पहुंचते हैं, और वहां कोई हम पूछते थोड़ी है कि पहले तुम अपना धर्म बताओ तब हम तुम्हारे लिए कोई हेल्प विल रीच आउट टू यू आफ्टर दैट। वो तो करते नहीं। जहाँ जो भी होता है, मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। ये चरखी दादरी करके एक जगह है हरियाणा में, वहां पर 2 प्लेन्स कोलाइड हुए थे, दोनों जो है, और उन दोनों प्लेन्स में जो है वो मैक्सिमम जो ट्रैवलर्स थे वो मुस्लिम थे। एक शायद रशियन एयरलाइन का एरोफ्लोट का एक प्लेन था, और एक प्लेन ऐसे ही कजाकिस्तान या इसका था। तो वो दोनों क्लैश हुए थे और वो दोनों वहाँ प्लेन गिरे थे। तो सबसे पहले वहाँ पहुंचने वाले आरएसएस के लोग थे, और विदाउट नोइंग देयर रिलीजन उनको वहाँ डेबरी में से निकालना लाशें, उसको जो है वो उनके लिए कफन को और दफन इस सारे का अरेंजमेंट करना, वो सब संघ के लोगों ने किया, एंड विदाउट आस्किंग देम देयर, मतलब विदाउट आस्किंग फॉर देयर रिलीजन फ्रॉम एनीबॉडी। करेक्ट। तो वो इसलिए ये सारे जितने भी जो समय समय पर संघ पर जो एलिगेशंस लगते हैं वो टाइम के साथ साथ सब अपने आप खत्म होते जा रहे हैं। सो बिफोर क्लोजिंग दिस इस शो को खत्म करने जाते मैं चाहता हूँ जो आपके दिल में हो, अब स्टेज आपको देते हैं पूरा, जो आपको कहना हो वो कह सकते हैं। नहीं, वैसे अभी तक मैंने जितना कहा है मैंने उतना कहा है जो मैं चाहता अब था। अब वो आप मेरे को एक बार भी आपके दिल की बात। एक बार भी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। मैं एक बेसिक बात ये कहना चाहता हूँ कि संघ इज एन वेरी ओपन ऑर्गेनाइजेशन। आपको संघ के बारे में, आरएसएस के बारे में कोई भी डाउट है, आप मीडिया पे मत जाओ, आप बुक्स पे मत जाओ। आपके घर के पास में किसी भी खुले मैदान में संघ की शाखा लगती होगी, आप संघ की शाखा में आओ। हमारे यहाँ पर एडमिशन के लिए कोई पैसा नहीं लगता, कोई फीस नहीं लगती, और छोड़ के जाने पे कोई पेनल्टी नहीं लगती। आप आओ, आपको अच्छा लगे, आपकी हमारे साथ, अगर आपको हमारी और आपकी निभेगी तो आप हमारे साथ चलो, और आपको हम समझ में नहीं आते तो आप हमें छोड़ के जाओ। मगर आप बिना हम अंदर आए हुए समझे हुए आप संघ के बारे में कोई धारणा मत बनाओ। किसी को कोई कंप्यूटर एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो वो कंप्यूटर को कैसे एक्सप्लेन करेगा? यार ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये सीपीयू है और ये माउस है, मगर उसके अंदर का सॉफ्टवेयर जो है वो आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप कंप्यूटर यूज नहीं करोगे। तो आप आओ, संघ को शाखा दिखती है, दंड दिखता है, लाठी दिखती है, वो सब हार्डवेयर है। मगर जब आप संघ के अंदर आओगे तो संघ के अंदर आकर के जो वो शुद्ध सात्विक प्रेम जिसको हम बोलते हैं, वो जब आपको प्रेम दिखेगा तो उससे आपको संघ में समझ में आएगा वो संघ का सॉफ्टवेयर है। ओके। आप आओ, उसको देखो, उसको समझो, उसके बाद संघ के बारे में कोई भी धारणा बनाओ। फिर उसके बाद जो आपका मन करे आप वैसी धारणा बनाओ। हम उस धारणा का हम आज भी उस धारणा को स्वीकार करते हैं, कल भी हम उस धारणा को स्वीकार करेंगे। मगर आज हमें ये लगता है कि आप हमें बिना जाने एक धारणा बना रहे हो। आप आओ, देखो, जानो, और जान करके एक धारणा बनाओ कि आपके और हमारे दोनों के लिए और देश के लिए और अपने समाज के लिए वो अच्छा। सर थैंक यू सो मच इम्पैक्ट स्टोरीज का पार्ट बनने लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने बुलाया, आपके बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो ऑडियंस है वो मुझे पता है कि वो सब यूथ है, और आई वुड रिक्वेस्ट देम टू लिसन टू दिस एंड देन ट्राई बाय देमसेल्व्स। आप खुद करके देखो।